लेक्चर अटेंड किया उनको भी दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कल हार्ड था। करेक्ट ना रो हाँ वो दो देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा ऊपर सर से ऊपर से गया होगा कि थोड़ा सा सब कुछ नया था उसमें। कर दी रिकॉर्ड। ठीक है, अभी अभी आपको इसका बता क्लियर पास में हम काम कर वर्चुअल आईपी किस तरह काम करता है। अभी अभी क्या होता है रेडियस सर्वर जो हम लोग डालते हैं, रेडियस सर्वर कहाँ डालते हैं हम लोग। रेडियस सर्वर का आईपी मतलब क्लियर पास का सब्सक्राइबर का या जो भी अपना सर्वर है उसका आईपी आपको डालना पड़ता है। रेडियस सर्वर जब आप डाटा कॉन्फ़िगर करता है क्योंकि जो स्विच है वो हिट करेगा आपके सर्वर को। तो हिट ट्रिपल ए सर्वर आप कौन सा पब्लिश है जो अपना क्लियर पास को हिट करेगा। ठीक है, उसमें ये आपको सब्सक्राइबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 चार सब्सक्राइबर। अभी क्या होता है कि अगर मैं वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करूँ तो क्या होगा। अभी आपके पास समझो एग्जाम 1 या 2 सर्वर तो इट्स ओके फाइन, नॉट रिक्वायर्ड वर्चुअल आईपी। जब आपका 5 से 10 से 12 सर्वर है तब आपको वर्चुअल आईपी डालना कंपलसरी है। क्यों डालना जरूरी है कि वर्चुअल आईपी काम कैसे करेगा। एक सेकंड, अभी एक हवाई आपका ये आपका वर्चुअल आईपी का और इसके साथ दो हमने बाइंड किया है वो है 20+30। ये दो सर्वर है। ठीक है, अभी मैं जब भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा स्विच के ऊपर तो क्या करूंगा, मैं सारे सब्सक्राइबर का आईपी डालूंगा तो मेरे लिए ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइज जो 10.20.20.20 है इसको मैं वर्चुअल आईपी दो सब्सक्राइबर को हिट करूंगा जो है 10.10.20 और 30। इसमें क्या होगा, मैं डायरेक्ट सारे सब्सक्राइबर का आईपी ना डालते मैं सिर्फ जो 10.20.2020 को डालूंगा और वो हिट करेगा, सिर्फ उसको हिट करेगा। उसके पीछे में दो सर्वर रहेंगे, अगर वो बैठ भी गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे चला जाएगा। ये वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये वर्चुअल आईपी किसके लिए होता है, जहां आपके नंबर 10 से 12 सर्वर वहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है वर्चुअल आईपी का। जहां आप 1 2 3 सर्वर आपको जरूरत नहीं वर्चुअल आईपी की, वो डायरेक्टली हिट करेगा आपके सब्सक्राइबर आईपी को। वर्चुअल आईपी जहां जरूरत, जहां आपके 10 से 12 सर्वर तो वहीं आपको जरूरत है वर्चुअल आईपी सेटिंग की, क्योंकि वहां आपका नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा होगा। अब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा मतलब नंबर ऑफ आपको रेडियस सर्वर ज्यादा है आपके पास। तो रेडियस जितने आप रेडियस सर्वर आपको नॉर्मली हम डालते नहीं, जहां हम लोग रेडियस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, इतना याद रहे। इसीलिए हम लोग उसको उसके नंबर ऑफ रेडियस सर्वर के आईपी कम करने के लिए हम लोग वर्चुअल सेटिंग बनाते हैं, जिसको एक सर्वर के पीछे दो, एक आईपी के पीछे दो सर्वर डालते हैं। ऐसे मल्टीपल होप बना के हम लोग डालते हैं। जैसे 12 सर्वर है तो 12 सर्वर का कितना आएगा, 4 आईपी आएंगे। ठीक है, 2 2 2 4 तो 4 आईपी हम डाल सकते हैं। 12 सर्वर के 12 आईपी डालना इज नॉट अ फिजिकल, नॉट अ सेंस कि 12 सर्वर को हिट करेगा सर्वर, 12 सर्वर को एंड पॉइंट हिट करेगा वो पर प्राइमरी पे सेकेंडरी पे, तो डिले बढ़ता जाएगा। एक सर्वर से दूसरे सर्वर जाने का जो टाइमिंग होता है वो डिले बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल आईपी सेटिंग करते हैं। एक आईपी के पीछे दो सर्वर डालते हैं। ऐसे दो दो करके हम लोग 12 सर्वर के पीछे 4 सर्वर डालते हैं, 4 आईपी डालते हैं वर्चुअल आईपी, मतलब 12 हो गए। इसके थ्रू हम लोग रेडियस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसका आपका डिले कम हो जाएगा और आपका रिडंडेंसी बहुत जल्दी काम करेगा, फास्ट काम करेगा।
ये वर्चुअल आईपी का सेटिंग होता है। ये वर्चुअल आईपी सिर्फ होता है जहां आपके सर्वर ज्यादा है, 10 से ऊपर 12 से ऊपर है, 10-12 है तो आपको डालना कंपलसरी है। 1 या 2 या 3 4 5 के लिए आपको वर्चुअल आईपी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन की कोई जरूरत नहीं है। इतना क्लियर बराबर। एक सर्वर के लिए मतलब एक आईपी के पीछे 2 सर्वर रहते हैं, तो ऐसे 12 सर्वर है तो हम लोग 4 सर्वर 4 बनाएंगे। चार, ठीक है। इसमें कोई क्लियर, वो जो आप वर्चुअल आईपी सेटिंग कर रहे हो वो आप अलग है, जो आप सोच रहे हो। वर्चुअल आईपी हम लोग कब बनाते हैं, जहाँ 10 से 12 सर्वर वही से बनाते हैं। 5 6 7 में आपको बनाने की जरूरत नहीं। आप 5 6 में नॉर्मली आपको डायरेक्टली आईपी डालो, हिट हो जाएगा। जहाँ आपको नंबर ऑफ होप कम करना तभी आपको वर्चुअल आईपी सेटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जहाँ आपको रिडेंडेंसी देना पड़ता है एक सर्वर के बजाय दूसरा सर्वर। अगर आप वर्चुअल आईपी नहीं बनाओगे तो आपको नंबर ऑफ सर्वर सारे डालना पड़ेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन में। आपका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगा, डिले बढ़ जाएगा। इस सब को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल आईपी बिहाइंड करते हैं कि 12 सर्वर को ना हिट करते हैं, आप सिर्फ 2 या 4 ही सर्वर का हिट करो। चारों सर्वर क्या आपको, चारों सर्वर के पीछे आपको 12 सर्वर 8 सर्वर मिल जाएंगे। करेक्ट। एक सर्वर के पीछे 2 तो ऐसे 8 सर्वर मिल जाएंगे ना उसको। नहीं समझा। ये एक सर्वर समझ, ये एक सर्वर। ऐसे मैंने क्या किया, ये 2 2 4 तो कितने मिलेंगे, 8 सर्वर मिलेंगे ना। एक में 4 तो मैंने ऐसे क्या बनाया, 4 बनाना तो 8 बने मुझे, 8 सर्वर मिले। 4 आईपी के पीछे 8 सर्वर मिले ना मुझे, डबल मिला ना। समझा, देखो। करेक्ट। हाँ, नहीं समझा मत। देखो एक सर्वर के पीछे अभी मैं समझो 12 सर्वर एग्जांपल लो, मेरे पास 12 सर्वर है। 12 सर्वर के पीछे मैं एक सर्वर के पीछे कितने आईपी ले, वर्चुअल ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ। तो कितना आईपी मेरे रेडिस सर्वर के आईपी कितने होंगे, 4 होंगे। 4 के पीछे कितने मिलेंगे, 8 सर्वर मिलेंगे, क्योंकि एक में कितने मिलते, 2। ऐसे 4 कितने हो गए। नहीं, जो स्विचेस होते हैं वो स्विचेस बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड होते हैं। लैंडलाइट स्विचेस सपोर्टेड नहीं होते, लैंड बेस्ड स्विचेस सपोर्ट होते हैं, लेकिन उसका जो वर्जन होना चाहिए 15 एंड अबव, आईएसओ वर्जन 15 एंड अबव होना चाहिए। बट लैंडलाइट अगर आपको सिस्को लैंडलाइट स्विच आईएसओ वर्जन लैंडलाइट दिखता है तो वो फिजिकल और वर्चुअल सपोर्ट नहीं, हार्डवेयर भी सपोर्ट नहीं करेगा उसका, और उसका आईओएस भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो लैंडलाइट स्विच पे हम लोग डाटा कॉन्फ़िगर करना ही नहीं है, वो डायरेक्ट उसको नॉट सपोर्टेड है। आईएसओ वर्जन लैंड बेस में 15 एंड अबव, कम से कम 15 एंड अबव होना चाहिए आईएसओ वर्जन। लेकिन लैंड बेस चलेगा, यूनिवर्सल तो चलेगा, यूनिवर्सल के लिए कोई इशू नहीं, यूनिवर्सली सबको सपोर्टेड लेटेस्ट स्विचेस है। लेकिन लैंड बेस है तो लैंड बेस में उसका आईएसओ 15 एंड पॉइंट अबव होना चाहिए। अगर लैंडलाइट स्विच आपको 100 वर्जन मारोगे तो लैंडलाइट स्विच दिखता है तो उसको डायरेक्टली कॉन्फ़िगर ही नहीं करना, वो सपोर्टेड ही नहीं डॉटनेस के लिए, उसको हाथ ही नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना डायरेक्ट। हम्म। नहीं, जो आपने सॉफ्टवेयर डाला वही सेम सॉफ्टवेयर आपको दूसरे मशीन पर डालना है। क्यों बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा ना विंडो, डायरेक्ट उसी पे काम करेगा ना वो। आपको वर्चुअली बनाना, आप विंडो जाने की जरूरत नहीं, एक बना लिया ना आपने, आपको सिर्फ उसका पार्ट बनेगा वो, उसको बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, सेम जैसे आपने वर्चुअल सेटिंग कॉन्फ़िगर हाइपर वी का बनाने, सॉरी ये जो वीएम का EXI बनाना, सेम आप और एक बना दो और आपको दिखेगा, उसमें ऐड कर देना डायरेक्टली। अभी समझो मेरे पास, हाँ एक ही विंडोज में सब काम कर रहा है, मल्टीपल विंडोज आपको नहीं डालना है। आपको हाइपर भी मल्टीपल बनाना है या वीएम भी EXI आपको मल्टीपल बनाना है, उसको आपको डायरेक्टली दिखेगा और डायरेक्टली बूट हो जाएगा। बट जब आप बूट होएगा तो डायरेक्टली जब आप जब से पहले जब कॉन्फ़िगरेशन जब अपना कि सबसे पहले आपको जब भी कॉन्फ़िगर करते हो क्लियर पास को, तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिशर मोड में ही होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिशर मोड में ही होता है। ओके, तो उसको आपको मेक अ सब्सक्राइबर करके उसको ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड करोगे तो मेक अ सब्सक्राइबर करके ऐड करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक पब्लिशर बना होता है।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दूसरा और एक नया फाइल बना के नया होस्ट बना के नया डालना पड़ेगा फाइल, सब कुछ नया करना पड़ेगा। सिर्फ आईपी रेंज सेम रहना चाहिए जो आपको उसकी नेटवर्क में मिले। नहीं, जरूरत नहीं, अभी आपको लैब के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लैब नहीं हो तो आपको अभी कैसा होता है ना कि अभी विंडोज़ मशीन में अभी को जो विंडोज़ सर्वर है इसमें आप एक सर्वर में कम से कम 500-200 वीएम बना सकते हैं, पता है आपको। तो, तो वो 100-200 वीएम एक ही हार्डवेयर पे बनता है, तो दैट इज़ अ वीएम। उसमें कोई वीएम टेक्नोलॉजी वर्चुअल है, इसमें ज़रूरत नहीं आपको हार्डवेयर पे जाने की जरूरत नहीं। आजकल सब वीएम बेस ही काम होता है। अभी तो क्लाउड बेस भी वीएम आ गया, आपको हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लाउड पे आप वीएम डालो, वो क्लाउड ही मैनेज करता है। किस चीज़ का? कॉन्फ़िगर बना के मतलब क्या है, जो अभी सर्विसेज बनती है वो आपको सब दिखाऊंगा ना मैं, कैसी कैसी सर्विस बनती है वो आगे पता चलेगा। तो सेम सर्विस आपको कॉन्फ़िगर करना है आपके नेटवर्क में, आपके लैब में या आपके जो भी टेस्टरीज में, वही सेम एज पर स्टैंडर्ड, वो सब स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो सर्विस बनाएंगे वो सब स्टैंडर्ड है, सेम सब जगह सेम ही होती है। बस रिक्वायरमेंट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए, किसी को यूजर नेम बेस्ड चाहिए ऑथेंटिकेट, किसी को आईडी नहीं होगा, तो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन आर्किटेक्चर सब सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल इनसाइड डेटाबेस एनसीएनएमपी ट्रैपिंग सिस्लॉक मैसेज हो गया, एंड पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में भी हो जाता है, बैक हो गया, मेल एक्सटर्नल सर्वर ये भी होगा, सर्टिफिकेट हो गया था, डिक्शनरी अपन ने कल, हाँ डिक्शनरी बाकी था। डिक्शनरी के बारे में आपको बताया, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और ऊपर से हम लोग अगर नहीं तो IETF, अगर वेंडर नहीं है तो IETF हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपके पास वेंडर नाम नहीं, डिक्शनरी नहीं हो तो। ठीक है, नॉर्मली अभी की जितने भी सब डिक्शनरी अवेलेबल है, अगर नहीं हो तो आपको उस वेंडर से, उस OEM से आपको मांगना पड़ेगा डिक्शनरी, इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता ये आपका CO है, चेंज ऑफ, इसको CO बोलते हैं हम लोग, चेंज ऑफ ऑथराइजेशन। चेंज ऑफ ऑथराइजेशन क्या काम करता है? हाँ, डिक्शनरी कैसा होता है? रेडियस डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी बोले तो कैसा होता है कि जो भी आप वेंडर, जब भी आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे आप स्विचेस के अंदर जो आप स्विच डालते हो, तो स्विच में आपको वेंडर डालना पड़ता है कि वेंडर स्पेसिफिक होता है। जैसे आप एक नया स्विच ऐड करते हो, उसमें आपको वेंडर डिफाइन करना पड़ता है कि इस वेंडर, क्या नाम वेंडर का, अरूबा है, सिस्को है, पालो अल्टो है, ये सब आपको वेंडर स्पेसिफिक है। ये डिक्शनरी आप रेडियस में आपको रहेगा तो इधर आएगा, अगर उधर डिक्शनरी रेडियस में नहीं रहेगा डिक्शनरी में, तो इधर नहीं दिखाई देगा। ये डिक्शनरी का काम करता है। अगर कोई भी वेंडर आपके पास नहीं तो IETF हमने बोला था कि अगर कोई वेंडर आपके पास ना हो तो ये डिफॉल्ट वेंडर पे काम करता है। वाईफाई में देखो, वाईफाई में कैसा होता है, आपको नॉर्मली हम वाईफाई ऐड नहीं करते, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर ऐड होता है। अगर नॉर्मली कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंट्रोलर ने आपके पास नहीं तो आपको डायरेक्ट IP उसका डालना पड़ेगा, किसका, उसका होस्ट नेम, जो सॉरी इसका वाईफाई का होस्ट नेम, उसका IP एड्रेस प्रीसेट की, और जो अरूबा का है तो अरूबा एक्सेस पॉइंट, या सिस्को का तो सिस्को डालना पड़ेगा। उसमें वो अरिस्ता का है तो अरिस्ता ऐसे लिखा आएगा, अरिस्ता वाईफाई है तो अरिस्ता वाईफाई डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर IETF डालना पड़ेगा, वेंडर नहीं है तो। ठीक है, नॉर्मली अपन कंट्रोलर ऐड करते, एक्सेस पॉइंट नहीं करते, बट अगर आपके पास टेस्टिंग लैब में करना है तो आप डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट भी ऐड करके चेक कर सकते हो, कोई इसमें कोई ये नहीं है, कंडीशन नहीं है। सिस्को का तो सिस्को ऐड करेंगे, करेक्ट, सिस्को का तो सिस्को ऐड करेंगे। डिक्शनरी हमने ये लिखा है इसमें, रेडियस चेंज ऑफ ऑथराइजेशन, ये टेम्पलेट किस होता है? चेंज ऑफ ऑथराइजेशन बोले तो बाउंस द क्लाइंट, अगर आपका जो ये सब कंडीशन जो बनी ये बनाना पड़ता है, अगर इस डिपेंड अपॉन योर वेंडर स्पेसिफिक। सिस्को का अलग चेंज ऑफ ऑथराइजेशन, अरिस्ता का अलग होता है, अरूबा का अलग होता है, सबका चेंज ऑफ ऑथराइजेशन। मतलब चेंज ऑफ ऑथराइजेशन बोले तो क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम हेल्दी या क्वारंटाइन,
वो आपका सीओए काम करेगा। सीओए मतलब अगर हेल्दी है तो हेल्दी का सीओए मतलब क्या करेगा, अगर हेल्दी है या क्वारंटाइन है, वो चेंज ऑफ ऑथराइजेशन में डिपेंड करता है कि अगर वो टेस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल बता दिया आपका, आपने बाउंस डिक्लाइन किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चेंज ऑफ ऑथराइजेशन मतलब अगर आपका सिस्टम हेल्दी या क्वारंटाइन, आपका ऑन गार्ड एजेंट चेक करते रहता है, ठीक है। अगर मेरा सिस्टम हेल्दी है इट्स ओके, तो उसको हेल्दी का ये लगेगा एसीएल, ठीक है। अगर सिस्टम क्वारंटाइन है, अगर उसको क्लियर पास को पता चला कि सिस्टम क्वारंटाइन है, तो चेंज ऑफ ऑथराइजेशन में क्या होगा, एसीएल पुश हो जाएगा डायरेक्ट कि ये चेंज कर, ये एज पर दी टोकन, एज पर दी टोकन वो आपको सीओए अप्लाई होगा और उसके हिसाब से एसीएल लगेगा। अगर चेंज ऑफ ऑथराइजेशन ये भी वेंडर स्पेसिफिक है, चेंज ऑफ ऑथराइजेशन अरूबा का अरूबा को चलेगा, सिस्को का सिस्को को चलेगा। और वेंडर मतलब वेंडर स्पेसिफिक है, अगर किसी का इसको झिकझैक हम लोग काम नहीं कर सकते। अगर अरूबा का सीओ है तो अरूबा को ही लगेगा, सिस्को का सीओ है तो सिस्को को ही लगेगा, ऐसा नहीं कि सिस्को का अरूबा को चलेगा। वेंडर स्पेसिफिक चेंज ऑफ ऑथराइजेशन काम करता है। तो ये चेंज ऑफ ऑथराइजेशन आपके सिस्टम हेल्दी या क्वारंटाइन पे डिपेंड करता है। अगर आपका हेल्दी है तो हेल्दी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सीओए काम करेगा कि आपका सिस्टम जैसा क्वारंटाइन, आपको क्वारंटाइन पता चला क्लियर पास को, डायरेक्ट सीओए पुश हो जाएगा और बोलेगा ये क्वारंटाइन ऐसे लगा दो उसको। तो चेंज ऑफ ऑथराइजेशन एज पर दी डिपेंड अपॉन योर एंड पॉइंट्स हेल्थ स्टेटस। समझ में आया ना? चेंज ऑफ ये चेंज ऑफ ऑथराइजेशन मतलब जो भी आज पर दी पॉलिसी है वो सीओए पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम क्वारंटाइन है तो क्वारंटाइन का वो सीओए पुश करेगा। सीओए बोले तो हेल्दी है तो हेल्दी चेंज, हेल्दी है तो हेल्दी का एसीएल पुश करेगा, क्वारंटाइन तो कोरोना का एसीएल पुश करेगा। वो भी ऑटोमेटिकली काम होता है, आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर सिस्टम क्वारंटाइन है तो सीधा क्वारंटाइन ऐसे लगा देगा विद द हेल्प ऑफ सीओए, ठीक है। इसके बाद आपका स्विच को बाउंस द पोर्ट, आपको यहाँ स्विच से आप बाउंस द पोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब बाउंस द रिकनेक्ट द पोर्ट, मतलब आपको डिसकनेक्ट करके वापस कनेक्ट करने के लिए बाउंस द पोर्ट का हम सीओए यूज करते हैं, ठीक है। आपको रीऑथेंटिकेट के लिए भी सीओए यूज होता है, बहुत सारी चीज के लिए सीओए यूज होता है। हम जब स्विच में जाएंगे तब पता चलेगा कि स्विच बाउंस करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, इस सब चीज में काम सीओए काम, ये सीओए पे ही काम कर, सीओए ही काम करता है और कुछ काम नहीं करता है। नॉर्मली 99% सारे स्विचेस सीओए सपोर्ट करते ही है, ऐसा नहीं होता कि नहीं, सब लोग सपोर्ट करते ही है। कि अपना जो क्लियर पास है मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट में काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो एक ही वेंडर को काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं, मल्टी वेंडर में काम करता है, तो ये सबको सपोर्ट करता है। हल्के फुल्के स्विचेस आते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आपको स्विच चेंज ही करना पड़ेगा। अगर आप ये करोड़ों रुपए का आप जब क्लियर पास लेते हो, ये सस्ता वस्ता आइटम टेक्नोलॉजी नहीं है, करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी, अगर इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आप परचेज कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको आपका जो नेटवर्क भी उतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एप्पल का ये पीसी ले लिया और आपने एंटीवायरस डाला ही नहीं, तो बोलेगा एप्पल का लिया तो सब कुछ सिक्योर कर देगा, इट्स नॉट पॉसिबल ना। सिक्योरिटी अपना काम करेगी और डिवाइस अपना काम करेगा। एप्पल का ऐसा नहीं कि एप्पल के लिए लेता वायरस नहीं, वायरस उसमें भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका आपको काम का उसके हिसाब से सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। रेडियस के लिए यूज होता है, करेक्ट। ओनली रेडियस ये ट्रिपल ए सर्वर है अपना, जो एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन के लिए काम में आता है। जो भी एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट होता है, पोर्ट सिक्योरिटी, वो सारा ट्रिपल ए के थ्रू सब कुछ चेक करके ही उसको भेज दीजिए। इससे एग्जांपल क्या करेगा, पोर्ट पे हमने कॉन्फ़िगर किया डॉटानिक्स, तो ट्रिपल ए की पैरामीटर चेक होता है, उसके हिसाब से पोर्ट सिक्योरिटी होती है कि बंदा डोमेन का है क्या, बंदा उस पार्ट का पीसी है क्या, वो यूजर अपने डोमेन में है क्या, सारा चेक चेक करने के बाद उसको ऑथोराइज एक्सेस होता है। बाद में उसको ऑथोराइज होने के बाद उसको अपना जो एज पर द कंप्लायंस जो एप्लीकेशन एक्सेस करने की उसको ये मिलता है, मतलब परमिशन मिलता है। अभी रेड 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 क्या बोले?
हेडलेस डिवाइस को रेडियस ही काम करेगा, लेकिन हेडलेस डिवाइस में मैक ऑथेंटिकेशन काम कर देगा। अभी जो डोमेन मशीन होता है उसमें क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड आपका एडी का कंपैरिजन होता है, चेक होता है, एडी का सब कुछ वेरिफिकेशन होता है कि एडी का सर्टिफिकेट हो गया यूजर और एडी में प्रेजेंट है क्या नहीं, यूजर नेम पासवर्ड सारा चेक होने के बाद उसको अलाउ एक्सेस मिलता है, वो डॉटनेस ऑथेंटिकेशन बोलते हैं उसको। ओके, अगर हेडलेस डिवाइसेस जो होते हैं, हेडलेस डिवाइस वाईपी फोन हो गया, कैमरा हो गया या प्रिंटर्स हो गया, ये सारे हेडलेस डिवाइस जिसमें हमारा माउस और कीबोर्ड अटैच नहीं होता, ठीक है, इस तरह के डिवाइस को हम लोग मैक ऑथेंटिकेशन की तरह काम करते हैं। मैक ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। एमए भी बोलते हैं, मैक एड्रेस बाईपास, वही मैक वही है वो मैप, और उसको हम लोग इस तरह मैप यूज करते हैं, मैक ऑथेंटिकेशन नहीं बोलते उसको, लेकिन उसको हमारे क्लियर बात में उसको मैप कंसिडर किया गया, मैप बोलते वही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, मैक बोल सकते हैं, मैप बोल सकते हैं। ये टकास की डिक्शनरी है। टकास की डिक्शनरी बोले तो क्या होता है कि जो आपका टकास जो ऑथेंटिकेशन होगा, तो उसके लिए आपको हर एक डिक्शनरी बोले तो जैसे वेंडर स्पेसिफिक, जैसे पालो अल्टो की डिक्शनरी है, सिस्को की डिक्शनरी है, तो सबकी डिक्शनरी ये भी डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए काम होती है, ठीक है। सिल्वर पिक है, वर्षा है, ये सब डिक्शनरी है, जोनस है, जूनिपर की डिक्शनरी है, तो ये टकास डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए हमको ये डिक्शनरी काम करती है। ये नॉर्मली ज़्यादातर सेल यूज होता है, जो भी डिक्शनरी है आपके सारे डिवाइस जो सपोर्ट करते हैं सिस्को के, सारे सेल में सपोर्ट करते हैं, सेल, ओके, ऑलमोस्ट जितने भी सेल है ये सारे सिस्को के डिवाइस सेल में सपोर्ट करते हैं। ये पिक्स फाइलों का सेल है, ये भी इसमें, ये डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए, ये हम बात करें टकास के लिए, ये डिक्शनरी टकास की है, ना कि रेडियस की। रेडियस टकास दोनों अलग अलग है, काम करने का तरीका दोनों का अलग है। रेडियस फॉर एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन, टकास फॉर डिवाइस ऑथेंटिकेशन। डिवाइस यानी स्विच एंड राउटर, एंड पॉइंट मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए रेडियस ऑथेंटिकेशन होता है, और डिवाइस ऑथेंटिकेशन स्विच राउटर फायरवॉल के लिए एक्सेस होता है, वो टकास यूज होता है, ठीक है। नहीं, हाँ हमारे पास इनबिल्ड सर्वर है, हमारे पास टकास और रेडियस दोनों इनबिल्ड है, इनबिल्ड है इन सीपीपी में हमारे पास सब वो ऑलरेडी फीचर्स है, आपको सिर्फ यूज करना है, कोई आपको थर्ड पार्टी लाइसेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि इनबिल्ड फीचर है। ये ट्रिपल ए सर्वर दोनों हमारे पास इनबिल्ड है, आपको उसके थर्ड पार्ट से कुछ के लेना नहीं है, सब इनबिल्ड सर्वर है, हमारे पास सर्वर बना हुआ है, आपको सिर्फ डायरेक्ट यूज करना चालू करना है, आपको डायरेक्ट डिवाइस ऐड करना है, टकास का फीचर लगाना है, डायरेक्ट ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिवाइस ऐड करना है और उसको पॉलिसी बना के लगा देना है, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये डिवाइस फिंगरप्रिंट बोले तो क्या, डिवाइस जैसे आप जो तो डिवाइस एचपी के डिवाइस, इसको डिवाइस, ये फिंगरप्रिंट बोले तो ये वेंडर स्पेसिफिक जो नाम होता है वो ये दिया हुआ है कि डिवाइस फिंगरप्रिंट हम लोग नंबर ऑफ वेंडर के हिसाब से, अरूबा का है तो अरूबा का फिंगरप्रिंट आएगा, एचपी का है तो रकास का है, तो डिवाइस के हिसाब से आप बाइंड भी कर सकते हो। डिवाइस फिंगरप्रिंट मतलब जो आपके एक्सेस पॉइंट हो गए, स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, इस तरह का, इसको बोलते हैं डिवाइस फिंगरप्रिंट। डिवाइस फिंगरप्रिंट बोले तो कैसा होता है, इसमें जैसे विंडोज है तो विंडोज का डिवाइस आप फिंगरप्रिंट बोले तो बाइंड करना, मतलब उस डिवाइस को एट्रीब्यूट हो गया। अभी समझो मैंने आपको लिखा है कि ये सिस्टम या प्रिंटर है, तो प्रिंटर का एट्रीब्यूट एंड फिंगरप्रिंट लगेगा कि ये प्रिंटर से ही आना चाहिए, तो दैट इज अ फिंगरप्रिंट, मतलब उसको वो मैक एड्रेस उससे ये एट्रीब्यूट से बाइंड कर देने का, ये मैक एड्रेस से कंप्यूटर का, तो उसको क्या लगेगा, विंडोज का फिंगरप्रिंट लगेगा, कंप्यूटर है तो उसको विंडोज फिंगरप्रिंट लगेगा। दिस इज आर एट्रीब्यूट, डिक्शनरी एट्रीब्यूट्स, दिख रहा है आपको। अगर किसी मैक एड्रेस को आपको फिंगरप्रिंट लगाना तो आपको बोलना है कि विंडोज मशीन है तो विंडोज का फिंगरप्रिंट लगना चाहिए। अगर वो अरिस्ता का डिवाइस है या कुछ और डिवाइस जैसे एक्सेस पॉइंट हो गया, उस सब डिवाइस को आप उसके हॉनीवेल मालूम, हॉनीवेल, ये तो हॉनीवेल का फिंगरप्रिंट लगेगा। ये सब डिवाइस का फिंगरप्रिंट वो पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हम लोग बाइंड कर सकते हैं पॉलिसी के अंदर। एचपी का है तो एचपी का फिंगरप्रिंट लगेगा। आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, या ऐड भी कर सकते हैं फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट मतलब कैसा होता है, जैसे आप ऑफिस में जब जाते हो तो आपका फिंगर का ये होता है ना, फिंगर एक्सेस मालूम है ना आपको, हैंड थंब एक्सेस में क्या होता है, आपको वेरीफाई किया था कि ये बंदा
अमित हैया, ये बंदा दीपक ही है, दैट इज करेक्ट। तो सेम चीज में हम लोग बोलते हैं कि एचपी का, हाँ ये एचपी का ही मशीन है, एचपी का ही मैक एड्रेस है, दैट इज ए फिंगरप्रिंट, और कुछ नहीं इसमें। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रिंटर है, हम्म। मैं उसका यहाँ पे ऐड कराऊंगा एज अ फिंगरप्रिंट में, हम्म। और उसका वो दे दूंगा प्रिंटर एचपी का फिंगर वो है प्रिंटर, ये हम्म। इसका मैक एड्रेस है और ये इसका फिंगरप्रिंट है, और उसके फिर मैं पॉलिसी लगा दूंगा। करेक्ट, बट बाय डिफॉल्ट फिंगरप्रिंट लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है अपना क्लियर पास वेंडर स्पेसिफिक, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा कौन सा वेंडर है क्या वेंडर, ऑटोमेटिक उठा लेगा फिंगरप्रिंट, वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, आपको कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस भी कंपनी का रहेगा, कंपनी का हो कोई भी कंपनी, उसका पूरा माँ बाप पूरा भरो, उसकी पूरी फैमिली का हिस्ट्री लेके आएगा आपके पास कि ये वेंडर है, ये वेंडर का मैक एड्रेस है, ये वेंडर सब पूरा हिस्ट्री लेके आएगा। एक्सेस हैकर में आपका पूरा उसका जन्म कुंडली दिखेगा, मैनुअली कुछ भी करना नहीं, ऑटोमेटिकली सब काम करता है। ये डिक्शनरी एट्रीब्यूट है, उसके डिक्शनरी एट्रीब्यूट लेते, ये भी एट्रीब्यूट जिसे आप बना सकते हो, उसमें एंड पॉइंट एट्रीब्यूट, डिवाइस एट्रीब्यूट, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, या कुछ बनाना पड़ता है अगर आपको जरूरत पड़ी तो। ये एट्रीब्यूट्स है, मतलब उस पर्टिकुलर मैक के लिए आपसे आपको लगाने के लिए चाहिए एट्रीब्यूट्स। सिंपल एंड पॉइंट नाम लिख सकते हो, प्रिंटर हो गया, डिवाइस टाइप ऑफ, मतलब एग्जांपल में दिया, अभी समझो डिवाइस का एंड पॉइंट है, कंप्यूटर है, लोकल यूजर है, तो अपन लिखते हैं एंड पॉइंट, तो किसका एंड पॉइंट है, बायोमेट्रिक है, ये जो भी वाट एवर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये किस में ज़्यादा है, इसको अपने मैक एड्रेस बेस है क्या, मैक ओके ठीक है, तो ये इस मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, तो उसके ये नीचे का वर्ड, ये ऑप्शन वैल्यू इसको छोड़ देने का, ये ऐड, इस तरह से आप एट्रीब्यूट ऐड भी कर सकते हो। ये डिवाइस मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एट्रीब्यूट बनाते हो, जो आपको आगे एट्रीब्यूट पॉलिसी में काम करते हैं। जैसे ये एट्रीब्यूट, ये आपको अगर आपके पास ये नाम का एंड पॉइंट या किसी नया डिवाइस आ गया, वो आपके पास एट्रीब्यूट डिक्शनरी में नहीं है, डिक्शनरी मतलब आपके पास उसका नाम ही नहीं है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, हाँ भाई मुझे इसका नाम ऐड करना पड़ेगा, और उसको ये डिक्शनरी में ऐड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको एंड पॉइंट में दिखाई देगा। डिक्शनरी मतलब क्या, नंबर ऑफ डिवाइसेस रिकॉर्ड टू बी फाइंड, टू अटैच या टू फाइंड दी या टू अप्लाई द पॉलिसी एज पर रिक्वायरमेंट। अभी समझो आपके पास अरिस्ता का डिवाइस ही नहीं है, अरिस्ता की डिक्शनरी नहीं है, तो आप यहाँ अरिस्ता नाम डाल दो भाई, अरिस्ता आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइस, ये अरिस्ता का डिवाइस है, दैट इज एट्रीब्यूट डिक्शनरी। ये यूनिक है, पूरा यूनिक होता है, जो आपको डिवाइस ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में कभी अगर लगता है तो आपको बनाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है डिक्शनरी में। इसमें आप कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ये इसे एकदम लाइटली लेके जाओ, इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत रेयरली आपको कुछ चेंज करना पड़ता है, चेंज करना भी पड़ा था आपको, वो टैग का हेल्प लेके चेंज करना। ये मतलब डिक्शनरी मतलब क्या बोलते हैं कि अभी समझो कि आपके घर में नया बच्चा आ गया, तो उसका नाम आपको मालूम नहीं है, तो आपके अपने आधार कार्ड या अपने राशन कार्ड में आप डाल देते हो, हाँ भाई ये मेरा लड़का है, करेक्ट ना। अब वो ये डिनाई कर दिया इसको, कौन बंदा यार, शिट। अरे यार ये एक नया बंदा था, मैं उसको बोला ये बैच ज्वाइन कर ले, एक मिनट, उसको मैं बोला वापस मेरे पास टाइम, हाँ उसको बोला है, नहीं नहीं मैं उसको बोला, उसको मेरे पास नंबर, उसने बोला कि ज्वाइन कर ले, वो बोल रहा कि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि मैं हर एक को ऐसा सेपरेट पढ़ाऊँ। क्या है सुरेश, हेलो सुरेश, अरुदय, सुरेश, जस्ट एक मिनट और, कैन एबल टू हियर मी सुरेश, आई थिंक म्यूट पे क्या, हाँ म्यूट पे, सुरेश आर यू ऑन म्यूट, ठीक है बोलेगा, देखते हैं लेट से। तो हम कहाँ थे, सुरेश आर यू देयर, यस यस सुरेश, यस सुरेश टेल मी, या सुरेश कैन एबल टू सी माय, यस यस सॉरी फॉर दिस, no issue, no issue, no issue. I just only for three lectures has been completed on this in this batch, so that's why I told you you can join this class, because only three lecture has been completed. I have all the recordings, 3 lectures, so I will provide the lecture. So when going to configure the lab, so our team Rohan and Deepak already done the lab configuration, had done, so we help you today how to do this. Okay, I already share the latest version of the ClearPass. रोहन आपके पास है ना वो वर्जन, रोहन आपके दीपक, हाँ हाँ
Hyper-V. What is the platform, Suresh? Which platform are you use for the lab? Hyper-V or VMware? Mhm. EVNG. Okay, even G मतलब Hyper-V. Sorry, EX है. VMware, correct? Yeah. I can maybe I use VMware workstation. Workstation, correct. So all you have set up firmware, ClearPass firmware. So I need to. You have already set up file, ClearPass file. No, not yet. Not yet. तो दीपक आपके पास ऑलरेडी ये VMware का फाइल है ना? दीपक दीपक किधर गया? आपके पास VMware का फाइल है करेक्ट, जो आपने लैब में डाला, तो ये सुरेश को शेयर कर दो, तो उनको भी लैब बनाना है। तो तो वो सेटअप फाइल आपका आई थिंक हम लोगों ने एक मेल आईडी बनाया था जिसमें हमने शेयर किया था, करेक्ट ना? तो वो आपको भी दिया था क्या मैं शायद? हाँ। तो आपको शेयर भी किया था ना मैं, आई थिंक, मुझे जहां तक आता है। नहीं शेयर किया था मैं एक मिनट। मेगा का मैंने ये मेल आईडी था ना, उसको मैंने डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था, तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते थे। मेरे को याद नहीं मैंने किसको दिया, आपको दिया तो वो फाइल। वो सरफराज ना, वो कोई दूसरे इसमें बिजी हो गया। वो दूसरे इसमें बिजी है क्योंकि वो बोला कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो मेरा ठीक है, तो नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर ले। When is the next batch? नेक्स्ट बैच नॉट श्योर ब्रो, बिकॉज आई एम ऑलरेडी बिजी, so I don't have time to do multiple batch. I am already working, so I am working and I only Saturday Sunday conduct the lectures, that's why. Okay, last portion I will take later, no problem. Uh-huh. You can continue to that last. Okay, fine, no issue. So you have knowledge about the ClearPass, or you first time you can attend the class, or you on your what is your expectation? What is your future? What is the planning? Can you let me know? Actually, I joined a new company in the past 8 months. I've been working with it. Mm-hmm. Not much. Actually, we do a monitoring. I want to know full of my part. So are you working currently in company? That company ClearPass is there, or what to do? Already there. Uh-huh. Yeah, already there, correct? Clear part. Oh, okay. You're doing. Mainly for the wireless. Okay, wireless. Okay, fine, no issue. So how many the experience in the IT? What is the network engineer? Currently, whether network engineer, or what is your designation over there? Your voice is lit. SD-WAN consultant. Okay, SD-WAN customer. Okay, fine. Actually, I'm a SD-WAN consultant. SD-WAN which? Yes, yes, I can. Aruba. Aruba. Okay, fine. Is Silver Peak? Silver Peak, correct na? Okay, got it. Okay. And also I have experience in Aruba and VMware also. Mm-hmm. Currently, we have a project for Aruba. Mm-hmm. Okay, no issue. So fine. So already 3 lecture has been completed. So you is fine for you, or what to do? Yeah, I have the recorded lecture for this last lecture. I have recorded all the sessions. So I will share that link to already existing. Yeah. Yeah, I don't understand Hindi much, so Okay. when the doctor on Hindi, I couldn't understand. So I just wanted to highlight. Oh, it's okay. No issue. Fine. No issue. So सबको it's okay. Fine. I'll tell you English. No issue. Not a issue about the language. So आप सबको चलेगा English? Deepak. हाँ. Yes, Suraj, tell me. On the last 3 lectures, you had spoken Hindi, those things I cannot understand. Oh, got it. That lecture only Hindi only. That language Hindi. We what? Yeah, because I found that in YouTube also you spoken in Hindi much, Because the see India normally we are going to know. Yes, I know that.
Hindi lectures we are conducting because the most of the students is Indian, na, that's why going to conduct the Hindi. They are easily to understand the language of the Hindi. Yes, बोलो ना. सर जो है ना हिंदी में क्या होता है ना, थोड़ी क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। हिंदी कहती हिंदी होना तो किसी को समझ नहीं आता। नहीं सर ठीक है, इधर वो यानी कि हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। दोनों चलाएंगे, दोनों चलाएंगे. Wherever we do not understand that part, you can repeat in Hindi as English is also fine. मैं दोनों में ले लूंगा, नो इशू. थोड़ा सा लेक्चर डिले हो जाएगा, हाँ उसमें क्या थोड़ा सा कर लेंगे. ओके. सो जस्ट इसको थोड़ा सुरेश का पहला दिन में आपको यू हाउ नो द आर्किटेक्ट्स वर्क इन द क्लियर, हाउ टू वर्क द क्लियर पास, व्हाट इज द यूज ऑफ द क्लियर पास, यू नो दैट सुरेश? Mainly for the authentication, right? Yeah, authentication, authorization and accountability. Yeah, AAA is most of the features is used for the TACAS and Radius. There are both the features inbuilt in my ClearPass. So we can use the Radius either or rear TACAS. Okay, we can both the features is available in my ClearPass. We can use both of them or either one, either two. Not required in the license of regarding any license in the, but required mandatory for license are the OnGuard, onboard and platform. Okay, so fine, no issue. That 3 lecture I will conduct to one from you and me, no issue, because that 3 lecture only for Hindi, so not issue. I will conduct the one-to-one session for with one-to-one. Okay, 1 2 3 lectures. Okay, no issue. So just now I am just worry about the dictionary about the Redis dictionary or attribute dictionary. This is a number of dictionary we can use of the assign the when going to configure any service or any endpoint attributes. That time you can configure the particular dictionary attribute. Dictionary attributes means that as attributes we can use of the particular any particular name, any particular vendor, any particular OEM. So you can define the particular string value for the particular at the dictionary. Means any new devices or any unknown devices you can came to your environment. So that time should be configure the endpoint dictionary attributes for the understanding and well-known understanding or verification of the any particular values. So not issue about the understand the dictionary, because when going to configure the service, that time I will explain the how to do this work in the dictionary. Okay. अगर आपको मैं आपको हिंदी बता, अगर आपको कोई नहीं भी समझ में आ रहा तो लीव इट अपार्ट, डोर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. आपको आगे मैं जब कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा सर्विसेज के बारे में, हम तब आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगा. अभी आपको समझना है कि कौन सा फीचर्स कहाँ है, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज फॉर डिक्शनरी. एप्लीकेशंस में ये तो दिस इज MFA. MFA क्या होता है कि देयर व्हाट इज द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. MFA is a multi-factor authentication inbuilt feature in the SSO. What is the use of the MFA? MFA means in your ClearPass should be logged in with the two-way authentication. Two-way authentication means when going to log in your ClearPass, that time OTP send it your mobile, and that OTP enter the OTP and then you the MFA login page, web page. After entering the OTP, then going to log in your ClearPass. That is MFA, multi-factor authentication. This feature is available in my ClearPass. अगर क्या CPP only. So what is the use of the MFA? Is the security, it is secure, more secure as per the normal username and password. Because if somebody you can hack the password, some enter the known the username and password, you can able to log in easily. So that's why is the more secure for the use of the MFA. We can use of the OTP, particular vendor verification, particular user verification, particular that particular mobile number verification. That particular person to enter the OTP and then going to log in your ClearPass with the help of username password plus OTP as a security. मतलब क्या होता है कि MFA इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. कैसा होता है कि जैसे आप जानते हो कि अगर जैसे भी आप एक बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में जब भी आप लॉगिन करते हो तो आप यूजर ने पासवर्ड के डालने के बाद आपको एक OTP आता है वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ये संदीप या दीपक जो भी बंदा है ये उस बंदे का ही मोबाइल नंबर, ये बंदा ही लॉगिन कर रहा है. दैट इज अ टू वे ऑथेंटिकेशन. मतलब और एक सिक्योरिटी देता है आपको कि ये बंदा यही होना चाहिए और इसका मोबाइल नंबर यही के थ्रू ये एक्सेस हो रहा है. दैट इज अ सिक्योरिटी. उसको हम लोग MFA SSO के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं. गॉट इट.
दीपक समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा सा आप भी कोमा में चले गए लगता है, इंग्लिश चालू हो गया तो। डोंट वरी यार, कोई नहीं नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझिए क्या है ना, हम ये पास ना, ठीक है सर, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझ में आ रहा है, कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग टेंशन मत लो, अभी हम लोग का सपोर्ट रहेगा। ऐसा हुआ नहीं कि आज लेक्चर खत्म हुआ तो आपको हम पहचाने कि नहीं। ऐसे आप मेरे से हमेशा टच में रह सकते हो, आपको जो भी इशू रहेगा हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा तरीका नया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डिक्शनरी में यह मल्टीपल क्लियर पास है, मेम पे एसओ, ये सब अपने के टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन डिक्शनरी इज डिफाइन टू एट्रीब्यूट टू ऑनबोर्ड पॉलिसी मैनेजर टू एबल टू एक्सेस। ठीक है, these are the contact actions server action. What is the use of that? These are used for the uh, any type of the syslog servers or any type of applications, any type of install application or any type of mail configurations. That time we need to configure the contact server action. I will give the one example. These are the attribute value. We can configure the content value. This is a content value. See, these are the content value. It should be configured as per the install application. That means that if the any server, if the machine going to quarantine, so that time directly means mail directly sending to the particular users. Just ये सिक्योरिटी कर्सन है मेरा, इसमें बैंक का नाम आ गया, वो एक मेल आईडी रहेगा। सो अगर इसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग क्या बनाते हैं कि हम लोग कोई सिस्टम क्वारंटाइन हुआ है, हेल्दी हुआ, अगर सिस्टम क्वारंटाइन हुआ तो पर्टिकुलर मेल आईडी पर हिट आना जाना चाहिए। मतलब उस मेल आईडी पर हिट जाना चाहिए कि ये उसको हिट जाएगा, उसके मेल आईडी पे इनबॉक्स में मैसेज जाएगी, ये सिस्टम क्वारंटाइन हुआ तो बंदा उस पर काम करेगा। नॉर्मली ये जो मेल आईडी होता है वो डेस्कटॉप टीम क्या होता है, गॉट इट। तो ये हम लोग कंटेक्स्ट और एट्रीब्यूट हम लोग लिखना पड़ता है पॉलिसी में कि भाई दिस गोइंग टू क्वारंटाइन and the respective person, some respective person mean that is the desktop team or any FMS team, they are going to handle this type of requests or this type of issues. Yes, बोलो बोलिए रोन कोई और। Yeah, SMTP and yes, SMTP server should be integrated, and if the message also requires, we should be configure the SMS gateway. These features are both the features in inbuilt my ClearPass. You should be configure the SMTP server and SMS gateway. That's it. In this case, like we have added this test and given option, until we have configured that MTP, Mm-hmm. it won't work, right? It won't work. Yes, you should mandatory to configure the. Yes, go ahead. Yes. And then the machine or user is quarantine, right? So their email will be receiving it from the username password or username, right? Because the SMTP server needs to send to the particular user, right? Yes. So particular send that this what is. Yes, complete the sentence. I'll complete. Okay. Go ahead, Suresh. Complete. Okay, that will be captured from the username, right? The email or the SMS, I just told phone you. number. Quarantine machine that I have. My name is Shabir. As okay, I am the respective person to handle the endpoint any type of issues like quarantine issue or on any type of issues. So I'll enter the my mail ID over there in the my contents. Okay, that mail ID, any machine going to quarantine any reason. So that machine with You mean the quarantine admin, not the user, right? only yes machine. Yes. Desktop support team. They are going to handle the. Whoever is managing the quarantine machines, Yes. they will receive this email. Yeah, correct. Any type of machine going to quarantine, so they User will be no, user is a different thing. I will explain the what is the user. There are multiple type of user. There is a different way. So I am not going to confuse for these features. I will have these that map features. I will explain the later.
So I am just talking about the endpoints. See what are the use of the ClearPass. ClearPass handle the protecting the endpoints. Endpoints means if the system going to some compliance issue or some any policy violence, so that system going to quarantine. This what is this compliance not matching or any compliance violence, so that system going to quarantine. Any type of issues like install application, antivirus is not there, patches are not updated. So this type of issue we can handle the desktop team. So directly prompt that inbox. That desktop team and that sending the information to these machines are going to quarantine due to this reason. This is MAC address. This is details about the machines. So they are going to log in the machine and checking the what is the reason of the quarantine, and they are working on it. So that what is the use of that? That is a as soon as possible system going to healthy. Got it? मैं आपको समझाता हूँ दीपक को. अभी क्या ये कि हम लोग कैसा बताते हैं ना, देखो हम लोग क्या होता है कि जो भी मशीन हमारा क्वारंटाइन होता है या हेल्दी होता है, किसी रीजन से कुछ ही रीजन होता है, तो क्या होता है कि अगर जो डेस्कटॉप टीम या जो आपका एमएमएस टीम होता है अगर उसको मेल नहीं जाएगा तो क्या होगा, यूजर सफर करेगा. यूजर सफर करेगा मतलब उसका सिस्टम क्वारंटाइन होगा, उसको भी मालूम नहीं होता सिस्टम मेरे लिए क्वारंटाइन क्यों हुआ है. तो इस केस में क्या होता है, हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं कि अगर सिस्टम क्वारंटाइन हुआ तो डेस्कटॉप को डायरेक्टली एक मेल जाना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि भाई इस बंदे का मशीन क्वारंटाइन हुआ है, इस बंदे का मशीन इस रीजन से क्वारंटाइन हुआ है. तो डेस्कटॉप टीम या जो भी एफएमएस टीम उसको रिमोट लेके चेक करेगा और बताएगा कि भाई सिस्टम क्वारंटाइन क्यों हुआ था, उसको सॉल्व करेगा जितने जल्दी हो सकता है. उसके हिसाब से उस कस्टमर उतना हैम्पर नहीं होगा, यूजर उतना हैम्पर नहीं होगा और उसको जल्दी से उसको सिस्टम उसका हेल्दी बन के उसको यूज करने मिलेगा. करेक्ट. अगर इंडिविजुअली हम केस लॉक करेगा उससे डिले बढ़ जाएगा. ये डायरेक्टली उसको जैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेंडिंग टू मेल टू देम. So they are working on it. The system going to healthy. How to as soon as possible as per the that policies. Correct है? वो डेस्कटॉप वालों का मिल रहेगा. डेस्कटॉप बोले तो जो अपना हैंडल जो करता है ना, डेस्कटॉप जो आपका ट्रबल शूट करता है सिस्टम को, उसका मेल आईडी डालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मेल चला जाएगा उसको. ओके. तो इस तरह के हम लोग जो कंडीशन जो लिखते हैं वो हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट सर्वर एक्शन में. जो भी आपको कंडीशन लिखना है उस तरह की कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली हिट करेगा. जैसे एंटीवायरस के लिखा है, एंटीवायरस के लिए लिखा है हम लोग, एंटीवायरस में हमारा जो भी होता है तो एंटीवायरस टीम का मेल चला जाएगा. ठीक है. तो ये टाइप ऑफ मेल आईडी होता है. यूजर डिटेल यानी मेल आईडी होता है. मेल आईडी, दीज आर द मेल आईडी जिसको हाँ जिसको भी इसका हिट जाना चाहिए उसका मेल आईडी डालना पड़ेगा. दैट्स इट. तो डायरेक्टली हिट हो जाएगा. उसमें उसका यूजर डिटेल जाएगा प्लस मैक एड्रेस जाएगा. ठीक है. उसका होस्ट नेम जाएगा, उसका आईपी एड्रेस जाएगा उस मेल के साथ, वो यूजर का पूरा डिटेल जाएगा. जिसका मेल आईडी आप डालोगे उसको डिटेल जाएगी. जिसका भी आप मेल आईडी डालोगे उसको डिटेल हिट चला जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन. पता चलने के लिए आपको इंडिविजुअली, अगर मेरे पास 1 लाख सिस्टम है तो 1 लाख सिस्टम को पता चलने के लिए आपका कोई तो सीक्वेंस चाहिए. 1 लाख का आदमी मशीन थोड़ी जो लॉग इन करके देगा. ये सब ऑटोमेटिकली फीचर्स है. जैसा क्वारंटाइन हुआ मेल चला गया डायरेक्टली, मैनुअली थोड़ी चेक करेगा मैं. ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है. हाँ करेक्ट. नहीं, जिसके पास मेल जाएगा खुद ही काम करना चालू कर देगा. हम ऐसे आदमी का कॉन्फ़िगर नाम डालेंगे जो उस पर काम करता हो, जो डेस्कटॉप टीम का बंदा हो जिसको हैंडल करता है रिक्वेस्ट, वही बंदे को मेल दे. ऐसा नहीं कि मेरे पास आएगा फिर उसके पास जाएगा तो रॉबिन घूमता रहेगा गोल गोल. नहीं, हमको ऐसे आदमी का मेल डालना है जो उस पर डायरेक्ट काम करना चालू कर देगा. वो वेट एंड वॉच नहीं करेगा कि मेरे पास आया है मैं मेल चेक करूंगा. वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक प्रोसेस है. मेरे को मेल है, मेरे को हेल्दी करना है, उसका फिर एक ही काम रहेगा, उस मशीन को क्वारंटाइन हेल्दी कैसे कर सकते हैं उसका वही काम रहेगा. यस आपको डैशबोर्ड में पता चलेगा, रिपोर्ट में पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा. कौन सा मशीन कब क्वारंटाइन हुआ, क्यों खत्म हुआ, व्हाट इज द रीजन ऑफ द क्वारंटाइन, व्हेन गोइंग टू क्वारंटाइन,
all information should be there in the inside server or access tracker. Access tracker will be only 7 days. After 7 days, they are going to you can able to see them the inside reports with the help of reports. Okay. Yeah, these are the ingress event. Ingress event going to use of the syslog server. When going to configure any type of syslog server like QRadar or SIEMs, we need to configure some dictionary attributes required for the syslog server. So these are the syslog server we going to configure. So they are need to configure the string value or the attribute value as per the requirement about the IBM QRadar teams. These are only for the QRadar. These are the QRadar. Okay, you know you heard about the QRadars. What is the use of the QRadar? These are the yeah, SIM, IBM, yes. So that when going to inbuild, then going to integrate with your SIM tools in your ClearPass, so that require the QRadar attribute value for the sending the information to the that particular server, IBM servers. So required the some configuration. And other than that, the all the features be Junipers are inbuilt. That is these are the inbuilt attribute value for the multiple vendors. If they're not there, so you should be configure the requirement of the whatever the which vendor we are going to use. That time you can configure as per the attribute value. So I am going to configure for the these are the inbuilt features for the Aruba Introspect. Introspect is software for the Aruba ClearPass. Yes, yes. SIM like that only. Yes, syslog server also. These are syslog server. Are the multiple syslog server in multiple vendors? These are the name of the attribute value and dictionary value. तो सर ये ingress event जो होता है कि जो syslog या मतलब SIM वगैरह से जो लोग आते हैं उसके लिए आप पे क्या करते हैं? कैसा होता है ना, करेक्ट करेक्ट, टू फॉरवर्ड लॉग टू SIM, करेक्ट. जो भी लॉग होता है वो लॉग आपको उसको भेजने के लिए पर्टिकुलर अगर वो आपके पास वैल्यू नहीं तो वो आपको भेजेगा नहीं. तो इसलिए आपको ये इंग्रेस इवेंट में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. हाँ, इस तरह के लॉग आपको IBM को भेजो तो लॉग सारे लॉग उसमें जाएगा. कहाँ जाएगा? सिम में. सिम क्या करता है? एक फॉरेंसिक टूल है जो आपके सारे लॉग को मॉनिटर करता है. दीज आर द फॉरेंसिक टूल, करेक्ट ना. तो फॉरेंसिक टूल है जो आपको मैनेज करता है, सारे लॉग को वेरीफाई करता है कि कोई गलत चीज तो नहीं आ रहा है, कोई गलत डेटा तो नहीं जा रहा है, कोई गलत हैकर तो नहीं आ रहा है. इस सारे को मॉनिटर करने का काम सिम टूल करता है. फॉरेंसिक टूल. तो इसके लिए हम लोग ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं डिक्शनरी वैल्यू एज पर द रिक्वायरमेंट. तभी हमने QRadar क्लिक किया तो QRadar की वैल्यू इसमें डाला हुआ है. ओके, इट्स क्लियर. What is the hotfix? Windows hotfix means when going to configure the install application, Windows hotfix. See the Microsoft, they are going to every month or every 15 days they are going to upgrade the patches, that KB value. So you need to configure the KB value. As per the KB value, we are going to check the Windows machines. The KB value are not matching or any expire value or anything is not going to match the KB value. That system going to quarantine. That use for the Windows hotfix for the verification of the patches. विंडोज हॉटफिक्स जब हम यूज करते, कहाँ यूज करते, हम लोग को सिस्टम को पैचेस चेक करना है, केबी वाले के थ्रू वेरीफाई करते हैं कि ये केबी वाले होना चाहिए. अगर इससे ज्यादा केबी वाले ओल्ड रहा तो उस सिस्टम को क्वारंटाइन किया जाए. ये हम लोग जब हम लोग पॉलिसी लगाते, कंप्लायंस पोस्चर चेक की पॉलिसी के अंदर केबी वाले यूज होता है. तो हॉटफिक्स हमको यहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यहाँ हमको हॉटफिक्स ऐड करना पड़ता है. इसकी वजह से ये हॉटफिक्स दिखा. हॉटफिक्स मतलब आपको क्या होता है, एक तरह का विंडोज मशीन या 11 मशीन जो भी मशीन है उसका आपको हॉटफिक्स डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, उसके केबी वैल्यू डालना पड़ेगा और वो केबी वैल्यू आपकी इंस्टॉल एप्लीकेशन में कॉल करना पड़ेगा. हॉटफिक्स यानी पैचेस, केबी वैल्यू जो हर 15 दिन में या 1 महीने में आते हैं, जो वेरीफाई करता है माइक्रोसॉफ्ट टीम. ये दीज आर द सिक्योरिटी फीचर अबाउट द चेकिंग द पैचेस. मैं जैसे क्या होता है ना, केबी वालों ने कैसा होता है कि एग्जांपल मैं देता हूँ. अगर आपका विंडोज 11 है एग्जांपल, ठीक है, तो विंडोज 11 पूरा अपग्रेड में से आपको क्या देगा, छोटे छोटे पैचेस देता है. मतलब एक केबी वालों में देता है कि केबी वाले 1 2 3 4 6 आज रिलीज किया, उसके 8 दिन के बाद 4 5 6 7 8 ऐसे केबी वाले रिलीज किया. तो ये रिलीज करते रहता है माइक्रोसॉफ्ट. नए नए जो ये आता है क्या बोलते हैं एनहांसमेंट, नया नया फीचर ऐड करके रिलीज करते रहता है. उसके हिसाब से अपने को पूरा पैच ना अपडेट करते, सिर्फ वो केबी वाले अपडेट करो तो आपका वो सारा विंडोज अपडेट हो जाता है.
मतलब इससे आपको होता है 5 GB का फाइल है, आपका विंडोज का 5 GB की फाइल है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, आपको 5 GB की फाइल के सिर्फ आपको 2 MB या 20 MB का फाइल 1 KB वाले में अपडेट करके देगा। ये इसका जैसे जैसे क्या बोलते हैं रैंसमवेयर, एग्जांपल और रैंसम एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें कंसीडर मत करना, एकदम रैंसमवेयर आएगा। तो रैंसमवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, अब रैंसमवेयर आने के बाद एक उसने नया फीचर ऐड किया, उसमें ऐड करने के बाद उसको केबी में ऐड कर दिया कि दीज आर दी रैंसमवेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस केबी वैल्यू, तो हम सिर्फ इस केबी वैल्यू को अपडेट करना है, तो रैंसमवेयर का उसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा, पूरा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो छोटे छोटे पैचेस के थ्रू में ये अपने को माइक्रोसॉफ्ट शेयर करते रहता है, तो वो उस तरह से विंडोज मशीन जो होते हैं अपडेट होते रहते हैं। तो ये वेरिफिकेशन होता है कि विंडोज वैल्यू जो होती है इससे ओल्डर देन उसका टाइम खत्म हो गया था। Yes, sir. और कौन बाकी है? वो जो नया है नया और अपना दिए बाकी है ना, गोविंद बाकी है। गोविंद। गोविंद आया बहुत गोविंद जल्दी नहीं आता है। सॉरी फॉर द टाइम इज एक्सपायर दैट्स गोइंग टू। गोविंद को बोला ना, गोविंद नहीं आया अभी तक। बोल दिया मैंने तो चेंज लिख के बोला। सो ये तो आपको समझ में आया दीपक, ये केबी वैल्यू क्या काम करते हैं। केबी वैल्यू हम लोग यहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको कॉल करेंगे पॉलिसी के अंदर, ठीक है। दिस हॉटफिक्स फॉर द विंडोज मशीन गोइंग टू चेकिंग द पैचेस इज गोइंग टू latest patches be there or not. If the patches is not matching as per the your compliance, so that machine going to in the quarantine mode. These are the security, okay. These are the posture policy हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे that time use for the this KB value. Any doubt from this Windows hotfix? Anybody? दीपक आपको समझ में आया केबी वैल्यू हम लोग कहाँ काम करती है? हेलो दीपक, Yes, sir. आपको पता था? सॉरी सॉरी कम अगेन। क्या है ना, मैंने ज्वाइन किया था लेकिन गूगल नहीं अच्छा ठीक, नहीं चलेगा। सो मैं बोला है केबी वैल्यू ये जो अपना विंडो हॉटफिक्स है तो थोड़ा ठीक है, मैं एग्जांपल आपको सिंपल वे में बताता हूँ। अभी आपके पास मोबाइल है, कौन से कंपनी का मोबाइल है? सैमसंग। सैमसंग का मोबाइल। अभी सैमसंग क्या करता है, हर 1 महीने 2 महीने के बाद कुछ रिलीज करता है अपडेट, पता है आपको? हर कंपनी अपना रिलीज का अपडेट रिलीज करता है। अपडेट रिलीज में क्या होता है कि एनहांस फीचर होता है, सिक्योरिटी फीचर्स होता है, कुछ जो मिसिंग होता है या कुछ नया एज पर दी क्या बोलते हैं ना, किसी का इको आ रहा है, कुछ नहीं म्यूट कर दो, कोई इको आ रहा है। तो क्या होता है कि जो सैमसंग कंपनी आपको जो नया पैच रिलीज करेंगे उसमें कुछ इनहांस फीचर होता है, कुछ सिक्योरिटी फीचर होता है, वो ऐड करके आपको दे दी, पूरा का पूरा आपको आईएसओ फाइल नहीं देती कि आप पूरा अपडेट करो, आपको सिर्फ छोटा छोटा 2 MB 4 MB का 10 MB का फाइल आता है, तो वो आप अपडेट कर दो। इस सेम तरह से हम विंडोज की मशीन होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट की मशीन थी, उसकी तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक छोटे छोटे पैच के अंदर रिलीज करता है कि ये क्रिटिकल पैच हुआ, ये आपका कुछ हाँ को बोलते नहीं रैंसमवेयर का पैच हुआ, ये छोटे छोटे पैच रिलीज करता है, तो उसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। पूरा विंडोज अपडेट करने से अच्छा है कि हम लोग केबी वाले के थ्रू अपडेट करते हैं, छोटा सा वैल्यू। हाँ बोलिए ना। सर अपना स्विच के अपन को दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दो। ये दिस इज द विंडोज अपडेट यू कैन टाइप इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू कैन सी दैट इट इज शोइंग द केबी वैल्यू, राइट। Yes. Create the policy that machine which is trying to log in into the network actually should update it with this KB value, करेक्ट। right? And this is also KB value. So this value is going to verification of we are checking the KB value as per the our compliance. Compliance means the when going to configure the posture policy, that time should be verification. Oh my does. You can able to see my screen, correct? Yes, sir. Oh, why is it going over there? Okay. So this is the use of the KB value.
Don't be confused when going to configure the posture policy. That time, these are the feature going to add the KB value. We are not going to call from here. We can configure the posture policy, then going to call. We need to configure for add the KB value. Directly import the KB value or directly add the KB value. You can possible over here, and export also is possible over here. So this needs to be done. Yeah. How first we do this? It's Month or something. as per the Windows, as per the Wintel team discussion, because they are going to normally 15 days or 1 month. 15 days they are going to release on 15 days, not for 1 month. 15 they are going to release. So it's a manual work. It's a manual work. They are going to share the KB value. Need to update the KB value and configure the value and then call the policy. So they are going to verification is happen for the particular endpoints or systems and Windows machines. It's a manual work. But is a layer of security for handling the endpoint should be updated. Apart from KBID, Sorry. apart from KBID, do we have any other option? Apart from the KBID, do we have any other option that filter? Any option means which filter? Which regarding this? Oh, Win criteria apart from KBID. no, not yet. This is a simple criteria. Windows machine or server also. Windows all server and all Windows. All Windows related only Windows only, not Linux, not other than the separate machine. Only for Windows only. No other criteria to going to verify. Single way to configure this. Okay. OnGuard custom script. OnGuard custom script, that means this script we are going to use. This is manually going to configure the script should be updated in the OnGuard agent from the endpoints. Example, I will go you. I have the version number 6.10.8. My ClearPass version, current version is 6.10.8. You can able to see the version 6.10.8 is my current version. Okay. So I need to upgrade the version. I have the 15 days. I need to upgrade 6.11. something version. Okay. So I have the 1000 machine in my networks. Okay. So still I upgrade my ClearPass version 6.11.7. Okay. But still my endpoint system OnGuard agent be there in the 6.10.8. Okay. So I need to upgrade with the help of configure the script, or other one more option is there, directly update from the your enable the update, automatically update going on. But when going to cluster update, that time some issue is there. What is the issue? That that bandwidth, that link bandwidth going to check, because all the systems should be at a one time going to upgrade. That time should be this critical way. Not need to upgrade the cluster way. That's a one time going to update. We are going to configure the custom script. Custom should be in the we can configure the custom script, and the particular number of machine, the 10 number, 100 number, 100 numbers or 200 numbers, number of machine going to should be updated on day by day, not for the all update. That's why we're going to configure the custom script. We are when going to custom script, you need to configure the where is the exe file be store. Okay, what is the checksum value? These are the checksum should be configured for the when going to custom script. Configure the custom script. What is the download from the server? Which server going to fetch the particular exe file? That server value should be there. So that value going to configure for the custom script mean be only update the OnGuard agent old version to the new version. For some not all machine one time will be updated, only 10 number, 20 number, 30 numbers we should be updated by one for slow by slow, not directly updated. To update the OnGuard agent already installed on the machine, right? No, listen. OnGuard is in OnGuard. See, I told you that my machine is 6.10.8. I update version 6.11.7. Okay, so my ClearPass version 6.11.7. But still my machine be there only 6.10.8. Correct? Because they are not going to update my server update, but endpoint agent is be there only old version. So OnGuard agent will be old version. yes, In order to update the older OnGuard agent, we will configure this yes. OnGuard custom. Script, that is the script node to configure from the particular endpoint going to upgrade with via script. One more option is there, how to upgrade the script without scripting. OnGuard setting. So one more option is there.
download and install. So they are not going to inform the user directly download and install. They automatically these features, but that one drawback is there. If this features should be enabled, so that features when going to machine up start, they directly download and install. But that time some all the number of users like 10,000 users directly can download and install, that going to that WAN link or any LAN link going to choke. That is a drawback from this feature should be enabled. That's why I am not going to use of these features. I am going to use the script. Okay, it's clear. दीपक मैं आपको समझाता हूँ आपको ये स्टिल see the user machine should be OnGuard agent OnGuard file be there or old any file be there should be there. I told you कि my version is 6.10.8 version or OnGuard agent be there in the old machine. But my server is 6. OnGuard is agent to communicate with the ClearPass. So sending the health state about the endpoints. OnGuard agent going to install in the endpoints. User, yes, user machine, yes. So when going to compliance check with the help of OnGuard agent only, I am going to check any type of compliance. So I am going to checking with the help of only OnGuard. No other way to going to check the compliance. Compliance means we need to check the antivirus updated, patch updated, USB not connected. Multiple feature is there going to check with the compliance. Sorry, come again. Yeah, is must. Yes, it's must. It's mandatory features. So I told you these are the directly install and download file without inform the user. But the issue is the drawback about these features, the bandwidth going to choke. So that's why I'm going to create the custom script. Custom script use of the proper way to handle the traffic, not going to hamper your WAN link going to choke. Okay. दीपक मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कोमा में जाए मैं जब से अभी ये जो स्क्रिप्ट होता है ना, स्क्रिप्ट जो होता है OnGuard स्क्रिप्ट, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा 6.10.8 वर्जन मैंने सर्वर अपडेट कर दिया 6.11.7 के ऊपर, तो क्या होगा मेरा सर्वर जो अपडेट हो गया 6.11.7 के ऊपर, लेकिन मेरे जितने भी मशीन है 1000-2000 मशीन, उसके पास मेरा जो OnGuard एजेंट जो रखा हुआ है 6.10.8 है, उससे क्या होगा मेरा वर्जन अपडेट होने की वजह से उसके ओल्डर वर्जन ही मशीन पे पड़ा हुआ है, तो उसको मेरे को अपडेट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, इसका नाम है कस्टम स्क्रिप्ट। कस्टम स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर वर्जन का exe फाइल डालते, नया अपडेटेड वर्जन का फाइल exe कॉल करते, और एक बार बोलते हैं कि हम जो URL है जो सर्वर से उठाएगा उसका सर्वर का IP डालते, उसको कॉन्फ़िगर करते, उसको कॉल करते पॉलिसी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो आपके 100 मशीन या 200 मशीन इसके थ्रू हम लोग एट ए टाइम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ये स्क्रिप्ट बनाते हैं जो अपडेट करने के लिए इजी पड़ता हो। लेकिन ये स्क्रिप्ट जब भी वर्क करेगा जब आपके पास OnGuard एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए ये मशीन के ऊपर। अरे आपके मशीन में OnGuard एजेंट नहीं है तो अपडेट नहीं करेगा। ये अपग्रेड करने का ऑप्शन है, डालने का ऑप्शन नहीं, इसलिए आपको मैंडेटरी उस पर ओल्डर वर्जन या कोई भी वर्जन उसमें होना जरूरी है, तो ये एजेंट स्क्रिप्ट वर्क करेगा। दीपक समझ में आया? अभी एग्जाम्पल में, हाँ ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ। अभी कैसा होता है ना कि अभी एग्जाम्पल क्या होता है, आपकी कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है, समझो आपकी पॉलिसी की, समझो जैसे आप कंपनी है वो कंपनी बिक गई है। अभी समझो एग्जाम्पल आपकी कंपनी बिक गई, किसी फॉरेनर ने उसको टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो अभी जो आपकी कंपनी थी, समझो cisco.com कंपनी थी, उसने खरीद के नाम रखा सिस्को Germany.com कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी जो आप कंपनी का नाम सिस्को से सिस्को Germany.com कर दिया, लेकिन आपके पास जो आईडी कार्ड है वो सिस्को का है, करेक्ट? तो आपको क्या करना है, सिस्को Germany का .com लेने के लिए एक एम्प्लॉय जो अपना HR टीम होता है वो एक नया पॉलिसी बनाता है कि भाई कस्टम स्क्रिप्ट नाम का पॉलिसी है, इसमें आपको डायरेक्टली एक फीचर देगा, ऑनलाइन लॉगिन करो और आप इसको अपने कार्ड को अपडेट करो का फीचर देगा। इतना समझ में आया? तो यही फीचर हमारा है जो मैं आपको बताया कि हमारा OnGuard एजेंट जो है, अभी मेरी कंपनी, अभी मैं एग्जांपल दिया कि मेरा जो वर्जन था पुराना 6.10.8, ये वर्जन मैंने कंपनी बिक दिया, मतलब सर्वर मेरा अपडेट हो गया है। ठीक है, अभी जो मेरा ओल्ड है 6. आपका किसी का ना बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कीजिए, कोई तो भी म्यूट कीजिए। ठीक है,
तो मैं बोल रहा था कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कस्टम सिग क्या काम कर रहा है कि मेरी कंपनी बिक गई, मतलब मेरा वर्जन है 6.11.7 में हो गया है, मेरी कंपनी 6.11.7 में काम कर रही है, लेकिन जो एम्प्लॉय मतलब एनगॉड एजेंट वो मेरा वर्जन की 6.10.8 में काम कर रहा है। तो मैं एक ऐसी पॉलिसी लिख रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली विदाउट एम्प्लॉय को हैम्पर करते हुए, विदाउट एंड पॉइंट को इन्फॉर्म करते हुए मैं डायरेक्टली अपने जो वर्जन का फाइल है 6.10.8 से 6.11.7 ऑटोमेटिकली कर दूंगा विदाउट उसको इन्फॉर्म दी यूजर्स। उसको पता भी नहीं चलेगा मेरा फाइल कब से अपडेट हो गया है। इसके लिए हम लोग ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो हम स्क्रिप्ट को हम कॉल करते हैं पॉलिसी के अंदर। ये इसमें हम एक साथ 100 या 200 500 जितने भी यूजर एक साथ अपडेट कर सकते हैं। उसमें और एक ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर विदाउट कस्टम सिर्फ आप अगर कस्टम सिर्फ आपको बनाना नहीं तो आप लोग क्या ऑनगार्ड सेटिंग में जाके डायरेक्ट इसमें एक फीचर्स इनेबल कर दोगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो आपको विदाउट कस्टम सिर्फ डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। दो फीचर्स है, लेकिन इससे एक ड्रॉबैक ये है कि इसका आपका बैंडविड्थ स्लो होने का पूरा 100% चांसेस होता है, इसलिए हम लोग ये फीचर्स नहीं यूज करते। अगर आपको यूज करना है तो रात के 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे उसको बंद कर दो तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको वर्किंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको ये नहीं करना है। आई एम रिकमेंडेड टू यू। ओके बोलिए। आपका जो इससे ऊपर वाली और ये आ गया है सर, विच आईपी एड्रेस इज दिस सर? 172 इसमें ऑन गार्ड कस्टम सिग। एक्चुअली ये मेरा सर्वर ये सर्वर जो है ना, ये सर्वर मेरा यहाँ रहेगा 192.168.0.120 रहेगा। ये लैब है तो हम हमेशा चेंज होता रहता है। ये सर्वर आपका पब्लिश ये कहाँ से उठा रहा है, जैसे आपके पास जो सर्वर से आपको एजेंट फाइल उठाना है। अब नॉर्मली आप एजेंट फाइल आप पब्लिश से भी उठा सकते हो, नॉर्मली आप सब्सक्राइबर से उठा सकते हो, तो उसका आईपी आपको डालना है यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी सर्वर से। हाँ हाँ The difference between the on guard and on guard custom script. So what is the main difference? You can make your own time to upgrade it on the system by using the script. You can adjust the time, then the user can able to download and install it. in the on-guard setting we not going no timeline to upgrade the on-guard agent. When going to anytime when user going to yes, the when user going to start yes let me complete this one then go. Yes, let me complete this one. When the what is use of the download and install these features, when the system going to log and the first time when to came your office and log in your system, start this machine, that time they are directly go download and install. No time when going to anytime going to start the machine, that going to download and install. Okay, this is the feature for on guard setting. Okay, I told you that the when the all employee going to reach your office at 10 o'clock, so all the user going to start the machine at the 10 o'clock, the 1000 number of machine directly going to download and install. So that time, got it? Na? Yes. Okay. These are the difference between the on guard setting. What are the use of the custom? What is the benefit? What is the benefit thing? What How is? do you manage that? Yes. So script. I'm go. Yes. How do you manage the script? Yes. Told you. I think we can create the script like only 100 machines can be updated at one time. Yes. No. It does not close the network, right? Yes, that script I am going to yes let me complete first. These are the I am going to script for writing for the upgrade the on guard version. So I am going to configure the static host list. Static host list means I am going to call to particular MAC address of the system 10 100 and 20. That system going to update this on guard agent. Other than no one update the use on guard agents. I am call manually to the particular MAC address of the system this policy, so that policy going to hit for the particular MAC address, not for all. These are different for the on guard setting custom check and the on guard setting. On guard setting for the all the user, not for particular on guard setting going to call from the these are the static host list. Yes. Yes, static host I am going to call the particular MAC address, so that MAC address want to update. Okay, individual MAC address. Okay, not for all this. Okay, so these are the different about the on guard setting and on guard custom script. Okay, so this was done. Okay, on guard setting, these are the on guard setting I am going to use of the wired, wireless and VPN. Okay, so wired, wireless and VPN, these are the features there for managing the interfaces. Okay, IPv6 IP also supported.
authentication is simple way authentication or username based also authentication is possible. Okay, authenticate with the username password. Okay, yeah, certificate based password. But normally I am going to use of the no only authentication. Check health, no authentication. Check all this feature most of the bank are using currently. Check health status, no authentication specially be there, because authentication may already be there. You use verification about the ID users, so not required to here also verification username password and then going to log in their systems. So they are going to all the health check about the compliance about the posture policy. These are the agent version. These are the Windows, Mac OS, Ubuntu, CentOS, and Red. These are the type of on-guard agent. These are the type of on-guard agent which are going to support the particular Windows machine or Mac OS machine or Ubuntu machines. ये जो ऑन-गार्ड एजेंट जो फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और आपको मशीन में डालना है, क्लिक करना है। फॉर विंडोज के लिए डायरेक्टली क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ऑन-गार्ड एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा और आपको वहाँ ये ऑन-गार्ड एजेंट आपके EXE में वाया थर्ड पार्टी API के थ्रू या आप मैनुअली आप डाल सकते हो, तो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये मशीन टेस्ट में करना है मेरे को। आई एम गोइंग टू इंस्टॉल, सो दे आर गोइंग टू इंस्टॉल दी मशीन। नाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दी ऑन-गार्ड एजेंट फ्रॉम माय डेस्कटॉप। क्लिक ऑन इंग्लिश। If I want to install on a user machine, so I need to log into CPCM or the link is enough. Link is enough, or exe file enough, not required login. So how we give the exe file to the end client? TFTP server or any share folder we can use of that. Now going to connect to the servers. Collecting the health information. When going to agent start, they are going to check the all the parameter from your endpoint is healthy, quarantine, compliance, everything checking. System is quarantine. Antivirus is not there. Correct. My machine antivirus is not there. Okay. So that's why system is going to quarantine. मेरे मशीन में एंटीवायरस नहीं है, इसलिए वो मशीन क्वारंटाइन हुआ है। Okay, these are the on-guard directly going to check the all the compliance. If the machine not going to compliance not matching to your machine, the system going to quarantine. ये अभी मैं आपको मैक एड्रेस दिखाऊंगा तो मेरे को आपको यहाँ दिखेगा। एक मिनट, एक ही मशीन है ना, 1 सेकंड। ये दिख रहा है मेरा मशीन, ये है मशीन मेरा, इसका IP 10 है। एक क्वारंटाइन आ गया।
रीजन दिखा रहा है एंटीवायरस नॉट देयर। ठीक है, पैच मैनेजमेंट भी नहीं है, तो मिसिंग ऑफ दी एंटीवायरस एंड मिसिंग फॉर दी एजेंट फाइल पैच अपडेटेड। ओके, तो ये आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है आपके ऑर्गन का एजेंट के थ्रू। मैं आपको बताता बाउंस द क्लाइंट, मैं आपको यहाँ से बाउंस भी करता है ये क्लाइंट। तो इधर आपको हेलो 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 हेलो, हाँ अभी आपका कनेक्शन गया था ना, कनेक्शन गया था बराबर। कनेक्शन इसलिए जाता है जब भी आप किसी क्लाइंट को बाउंस करोगे तो वो कनेक्शन छोड़ देगा, मतलब वो रिस्टार्ट करेगा, पोर्ट को रिस्टार्ट करेगा, इसलिए उस टाइम वो कनेक्शन कनेक्टिविटी लॉस होता है, याद रखना है। जब जब भी आप ये रिट्राई करूंगा तो भी कनेक्टिविटी लॉस होगा, ये वापस रिट्राई करेगा तो भी कनेक्शन लॉस होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये सब ये लाइव लैब का पार्ट है, मैं आपको अभी इसमें नहीं बताता, हम लोग जिस पे आते हैं वो बता दिया। तो ये हो गया है। ठीक है, ये हमने बताया था ऑन कार्डेजन आप मल्टीपल विंडोज, मैकओएस, उबंटू, सेंटोस, रेड हैट, ये सब दिस टाइप ऑफ दी ओएस गोइंग टू सपोर्ट और ऑन कार्डेजन। ओके, अब इसके अंदर आता है पॉलिसी मैनेजर का आपको जो ये है, ये दिस आर द डिफॉल्ट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ दी ऑन गार्ड एजेंट। इंटरवल टाइम, अगर इसको आपको कैसे इंटरवल 15 दिन का कैसे इंटरवल लिखा हुआ है, तो ये आप बाय डिफॉल्ट इंटरवल आपको इसको चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, बट जो भी करना है वो डिस्कस करके ही करना है मैनुअली विदाउट गोइंग टू नोट डिस्कस, नो नीड टू चेंज। एंड दी व्हेन गोइंग टू चेंज एनीथिंग पॉलिसी प्लीज टेक दी डाउन टाइम एनी इन्फॉर्म दी योर मैनेजमेंट because we going to change with the global, these are the global setting, not for a single machine, these are the setting for the all the machine which we are connected in your ClearPass, all the machine, these are global machine, global setting. अभी इज ए पॉलिसी मैनेजर, दिस आई टोल्ड यू पॉलिसी हाउ टू मैनेज द जोन्स, मैंने आपको बताया था पॉलिसी जोन कैसे काम करता, पता है ना रोहन? Zoning, I am told you zoning. So I just inform you the zoning, there are two types of zoning. One is zoning is the radius and one zoning see radius and one is the web authentication. Web authentication में हम zoning configure करते हैं. Zoning is what is the use of the zoning? We are distribute the web traffic. We are distribute the web traffic, not for radius. I am going to have the number of server 2 or 3 number of server. I am decide to the these subnet going to only hit for the particular subscriber, not for the different subscribers. I am going to configure the zone and the call from the particular subnet value from here, and they are going to handle the particular server value. So they are going to hit the particular server only, not for the all the servers. So these are the use of the distribute the zone web traffic only, not for the radius traffic. ये हम लोग जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये वेबऑथ के ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हैं। जो वेबऑथ ट्रैफिक होता है ऑन गार्ड का ट्रैफिक, उसको हम लोग को किसी पर्टिकुलर सर्वर पे ही जाना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सर्वर के पास से जो उसका नियरेस्ट सर्वर उसको ही जाना चाहिए। ऐसा मैनुअली फोर्सफुली कॉल कर रहे हैं, ये जोन के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। अगर आपने जोन कॉन्फ़िगर नहीं किया तो वो रैंडमली किसके पास भी रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो अगर बड़ा सेटअप होता है तो उसमें क्या होता है, ट्रैफिक अगर एक ही सर्वर पे सारा हिट जाएगा तो सर्वर लोड ज़्यादा होने का चांसेस होता है। इसलिए हम लोग जोन कॉन्फ़िगर करते हैं कि पर्टिकुलर सर्वर पे इतने सर्वर का सबनेट जाए, पर्टिकुलर सर्वर पे इतने सबनेट का सर्वर जाए, तो हम जोनिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ऑन गार्ड एजेंट ट्रैफिक वेबऑथ पॉलिसी। समझ में आ रहा है दीपक? आपको समझ में आ रहा है? कितने अच्छे समझे लगे आप, मैं कोमा में गए तभी समझ गए, जब से आप इंग्लिश चलो आपका बोलती बंद हो गया है। नहीं समझ, आपको देखो आप आईटी में काम करते हो तो आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ा कमांड रखना जरूरी है, क्योंकि आईटी में इंग्लिश इज मैंडेटरी है। आपको काम करने भी इंग्लिश में ही काम करना है। समझ में थोड़ा आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपको आदत करनी होगी। मैं भी आपको हिंदी में बता रहा हूँ। हाँ 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 अच्छा अभी बाउंस हो रहा है क्या यहाँ भी? अच्छा जब से नहीं से हाँ दीपक, जब से मैंने आपको इंग्लिश चालू किया तब से आपका लापता हो गया, मुझे लिखा है समझ में है, तो ऑब्जर्वेशन मेरा ऑब्जर्व है।
जब से मैंने इंग्लिश चालू किया था आपका तो लापता ही हो गया, आप भीटी हो गए। जब तक जहां तक आप हिंदी में थे तब आप एकदम कंफर्टेबल थे, बराबर ना? नहीं थे, फिर भी मैं आपको दोनों इसमें लैंग्वेज ले रहा हूँ कि हमने बताया है, वो जब दोनों चीज़ में आपको समझना है तो ऑन गार्ड सेटिंग के बारे में समझाया कि हमने जो नहीं समझ में आया एक बार पूछो तो हम उसको कंटिन्यू वापस करता हूँ। सर ये जो ऑन गार्ड कस्टम सेटिंग है, हाँ, तो इसमें जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये एजेंट सेटिंग, ये जो है ना ये ग्लोबल ये जो इनका ऑन गार्ड कस्टम स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कैसे छुपा हुआ है कुछ भी? ये स्क्रिप्ट ये क्या करूँ, बड़ा करूँ? एक सेकंड, अभी आ रहा है? बस अभी दिख रहा है अच्छे से? तो थोड़ा छोटा करूँ क्या, नहीं तो? मैंने ठीक है। तो आज ना मैंने कस्टम स्क्रिप्ट आपको नॉर्मली यूज होता है, बहुत से कंपनी में नहीं भी होता है, कोई इतना मारामारी करता नहीं, लेकिन ये कस्टम स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं, इतना इजी नहीं होता है। बट कस्टम स्क्रिप्ट आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको एक कैसे कि उस सबनेट को आप लोग कवर करके उस सबनेट को आप पर्टिकुलर मैक एड्रेस के थ्रू आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इस मैनुअली, इट्स ए मैनुअल प्रोसेस। और जो ऑन गार्ड सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस, जो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली वो अपना काम करना चालू कर देगा बिना आपको ये बताए। यही डिफरेंस है ऑन गार्ड सेटिंग में और कस्टम स्क्रिप्ट में। कस्टम स्क्रिप्ट में आपको मैनुअली रखे, पूरा मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करने से आपको अपग्रेड करने तक सब कुछ मैनुअल प्रोसेस होता है। इसका कैसे करेंगे सर? ऐड कैसे करेंगे? आपको स्टैटिक एड्रेस आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें आप जो आईपी एड्रेस यहाँ डालोगे वही मैक एड्रेस का उसको वो स्क्रिप्ट के थ्रू अपडेट होगा। जो आप मैक एड्रेस नहीं डालोगे उसमें आपको उसका पार्ट नहीं होगा और उसको अपडेट नहीं होगा। जो भी आप मैक एड्रेस डालोगे, ये स्टैटिक होस्ट लिस्ट में सिर्फ 100 मैक एड्रेस सपोर्ट करता है। इस स्टैटिक होस्ट लिस्ट में सिर्फ 100 मैक एड्रेस सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। याद रखना ये बात पॉइंट है। स्टैटिक होस्ट लिस्ट में आप 100 से ज़्यादा मैक एड्रेस डालोगे, सपोर्ट तो करेगा लेकिन उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। ओके, तो जितने भी 100 मैक एड्रेस हम लोग एट ए टाइम अपडेट कर सकते हैं विद द अबव कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू। समझ में आया? भी नहीं समझ में तो बार बार पूछो, क्योंकि एक बार आगे गए तो फिर पीछे आने का चांसेस अपने पास नहीं है। बैकडोर एंट्री अपने कस्टम स्क्रिप्ट नहीं हम लोग करके भेजेंगे। कस्टम स्क्रिप्ट के लिए क्या होना पड़ेगा ना, उसके लिए मशीन लगी। मैं आपके लैब में मैं करके दे दूंगा, मेरे पास तो उतनी मशीन है नहीं कि मेरे लैब सेटअप में। आपके पास एक मशीन की लैपटॉप होना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं, करते हैं। हाँ, लैब में कर लेंगे, नो इशू भाई। हम लोग ये सब ओवरव्यू आपको समझा दिया ऑलमोस्ट। ये कॉन्टैक्ट सेंटर है जो अपने इसका है, उसके बाद रिमोट असिस्टेंट है जिसको आपको देना है वो, लेकिन ये यूज़ नहीं करते हम लोग फॉर द सिक्योरिटी रीजन। यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्ट क्लिक करो, आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये चेक, हाँ, कॉन्टैक्ट सपोर्ट में अरूबा सपोर्ट का नाम रहता है, मतलब कस्टमर केयर। अभी कस्टमर केयर ना आईडी चेंज हुआ है, पता है आपको? टैग का आईडी चेंज हुआ है, ये अभी टैग आईडी चलता नहीं, ये पुराना रिकॉर्ड है जो आ रहा है। कस्टमर सपोर्ट ने जो भी टैग का जो वैल्यू डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आपको कस्टमर सपोर्ट से यहाँ से भी जा सकते हो, वो बता रहा है, और कुछ नहीं। तो अभी आपका डैशबोर्ड हो गया है, मॉनिटरिंग हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपका मेन फाइल चालू होता है कॉन्फ़िगरेशन में। यही पूरा इसका जान है, जो जान है इसकी यही पूरी जान है। क्लियर पास की जान यहाँ से चालू है। हाँ, इसको ही तो अच्छे से सिखाना था। अच्छे से मैं तो अच्छे से सिखाता हूँ। ठीक है, रिवाइज करना है तो हम रिवाइज कर लेते हैं। सुरेश, हारो सूर्योदय, सुरेश, ओके। So just I am revise the all these topic to today. So okay, दीपक, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, इंग्लिश में जाएंगे क्योंकि सुरेश को समझाना है। आपको हिंदी में समझा तो समझा दूंगा, पर बार बार समझाना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कैन एबल टू सी माई स्क्रीन करेक्ट? ओके,
So this is the dashboard. Dashboard we can define as per your requirement, as per the customer requirement. Dashboard not going to anything challenge to configure the dashboard design for the any value or any dashboard parameters. Need to drag and drop only. This is the for drag and drop policy. We need to drag and drop. We can design the policy as per design the dashboards. Only any tab be required. So only drag and drop. That's it. Need to drag and drop. So we can able to see the on the screen on the dashboard. You need to design the dashboard as per the requirement. Only drag and drop. That's it. अगर आपको सिर्फ डैशबोर्ड डिजाइन करना है, मैं अब रिवाइज कर रहा हूँ, दीपक आपको समझ नहीं आता दोबारा पूछ लेना, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ. दिस इज वापस रिवाइज नहीं होगा. तो हम जो डैशबोर्ड बनाते हैं रिवाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. आपको जो चाहिए वो आप यहाँ रख सकते हो. आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कुछ नहीं. इसमें 2x2 और 3x2 के बॉक्स है, 3x2 और 2x2. तो जो चाहिए आपको वो आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. आपको डायरेक्ट यहाँ स्क्रीन पे देखिए. अगर आपको मैं एग्जांपल दिया कि पब्लिशर में आपको डायरेक्ट क्लस्टर, दीज आर क्लस्टर, तो क्लस्टर में आपको डायरेक्ट जाना, यहाँ से जाने का ऑप्शन है, डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट जाएगा. डैशबोर्ड से डायरेक्ट अंदर जाने का ऑप्शन है. वी कैन गो टू डायरेक्टली फ्रॉम योर डैशबोर्ड्स. नो नीड टू गो टू डायरेक्टली वाया क्लियर पॉइंट. यू शुड बी कॉन्फिगर द सर्विस. आई जो शो यू द सर्विस. 1 सेकंड. Example is licenses. Summary. These are the authenticated source. These are the AD values. We can click on AD and directly go for the AD servers. So directly from dashboard we can go for the particular service or particular applications. Okay. So like that we can configure and design for the dashboards. Second tab is monitoring. Monitoring is a very important topic for the access tracker. Access tracker is very important tools and for troubleshooting for any query, any region, any troubleshooting. दीपक मैं बता रहा हूँ, एक्सेस ट्रैकर में आपने जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आप मास्टर क्लियर पास में होंगे. कॉन्फ़िगरेशन नॉट अ बिग डील. कॉन्फ़िगरेशन कोई भी आपको करके देगा, टैग वाला भी कॉन्फ़िगर देगा. आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको हैंड्स ऑन काम करना है. एक्सेस ट्रैकर, एक्सेस ट्रैकर आपको पता करता है कि कस्टमर के पास क्या प्रॉब्लम है, उसके लॉग बताते हैं कि बंदा कहाँ कनेक्टेड है, क्या है और क्वारंटाइन का रीजन क्या है. इसके थ्रू ही आपको कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा, पॉलिसी कौन सी हिट हो रही है सब आपको इसमें पता लगेगा. इसमें कौन सा सर्विस लग रहा है पता चलेगा, सर्विस का नाम पता लगेगा, क्वारंटाइन का रीजन पता लगेगा, सब मैक एड्रेस पता चलेगा. इसके पूरी जन्म कुंडली पता चलेगी कि बंदा कहाँ से कैसे आ रहा है. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम एक्सेस ट्रैकर में ही करना है. एक्सेस ट्रैकर में जितना आदमी ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा क्लियर पास में मास्टर होता चला जाएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेस ट्रैकर. So this tool for use for the troubleshooting purpose, for analysis and the troubleshooting for any endpoint going to issues. So these TACAS, Radius and all the requests coming from the access tracker only, not going to other way. These are the access tracker for use for the troubleshooting and any time of the going to check the issues, live traffic we can verify and troubleshoot from the access tracker. Okay, we can access tracker, we can define these day wise. I have told the 7 days data be there in the 7 days, 1 week data be there in the access tracker. We can filter the columns as per the requirement, what type of required, what type of which tab need to required. We can add and delete. Selected column we should be in speed, that output we should be come from the selected columns. Data from the 1 week be there, 1 day, 1, 2, 3 days, 3 days. We can verify the data as per the days. 1 day data would be verified the 1 day only, 2 days required to 2 days, or 1 week data last week, one week data required to select the 1 week. And the verification of the day wise, per day, particular, we can distribution about the traffic time, everything can going to select from the here and we can filter over here. That's it. One go to the edit, we can select the multiple server. You have the multiple server, select the multiple server or the clusters. Okay, I have the one single server, so they are going to be able to see the only one single server. You have the multiple server, you are going to count the number of clusters, so you can able to see the clusters. When you click on cluster, the clusters in all the server in the part of the clusters. So only select the cluster, so all the server going to able to see over here. Any request going to any server, so we can able to see the request on the here. Okay, filter the traffic. They are the these are the select filters. Select filters, you can all the requests, Redis request, TACAS request, webauth request. We can the type of the request going to filter webauth, healthy, unhealthy, guest.
which request going to able to see that request should be filtered, so that output should be come only radius, so we can able to see only radius only. But now radius is not there, so we can able to see the radius request. Only I have the webauth, so I can able to see the webauth request. These are the webauths. Okay, so likewise we can filter the traffic, filter the column, and I can able to see the output. Yes, tell something you speaking, bro, Suresh. Yeah, they go to edit, edit. In the access tracker, okay. Yeah, yeah. Edit option. Hmm. The select range last one day before the so date, right? Yes. So it should be like last 1 week only, or I can go beyond. No, I told you. The access tracker only 1 week 1 week data be there. After 1 week we can data go for the inside DB. Inside means the inside the DB is the reporting tools. We can last 180 days data be there in inside DB. Inside database. But only access tracker only 1 week be data there. Only 1 week. Last 1 week. That's it. We can able to see the traffic from the last inside. Go to click on inside. So inside be there last 180 days data. We can able to see the log from here only, not there. We can see the data from here. So data report is 90 days, but maximum data is 180 days. I have the no more storage. So by default time is by 180 days. Okay. The last 6 month data be there in inside. Okay. But the access tracker only 1 week data. It will show what are the logs we can see on access tracker. The same logs we can see here. Yeah. So can you Mhm. show me any logs on the inside? On the inside, like client log, success or failure, I told you a second. similar like No, right, I told no. I told you. This endpoint log, guest log, licensing log, network log, on-guard log, onboard log, radius log. These are the types of logs. Radius with auth or means all radius going to authenticate request become output from here only. Okay. Webauth log, endpoint log. Endpoint means on endpoint request, endpoint request on guard agent be there. What is the parameter? What is the compliance? We can be able to show here. This system healthy, quarantine, everything going to checking on the inside only. Okay. So directly click on clear pass, come menu and click on right click on this new tab inside directly only. Is be only but is the condition that B features should be enabled from here only. I told you. The last go to server manager, come to here and select the features inside enable should be there this feature. I told you na last time. Okay, it should be mandatory enable. Then going to able to see the go to inside and go to check this. If the not enable, so the page is enable, but you can't see the all the details. I'll show you. So I'm going to there. I've just disabled the page. Okay, just 1 second. Check in this is. Now the page is disabled. Okay, fine. Can I able to see the screen? Disable. I'm again go to the menu. Page is opening, correct? But we can't generate the reports. What is the difference? I'm just able to see the only some limited access to this. I am not going to generate any type of reports. I am not going to create any reports. We can able to see the difference. I am not going to create any type of report. Only existing data I can able to see. That's it. रोहन आपने डिफरेंस देखा आपने जब ये फीचर्स इनेबल नहीं किया इन हाँ
Yes, 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 no, yes, 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 yes. When going to enable, that time they are sending the packet from here only. It should be enable, then going to data sending to the inside. It's it will take time 20 12 no 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 1 week, no, no, 12 hours only. 12 hours. See, 24 hours, 24 hours. Yeah, within 24 hours. इसका कैसे एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वापस वही पे जा रहा है। 1 सेकंड। इस करेक्ट इनसाइड इज द प्राइमरी सर्वर। ओके, now is correct. So I am going to create the reports right now. Click on reports, create a report. Okay, okay, fine. What is the difference we can able to see now? When I enable the server, inside server, then going to create the reports and the data will be coming to over here. So that is the mandatory, you should be enable the features, this one only. ओके तो उसके बाद ही वो डेटा इधर आएगा और आपका रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, एक्सेस टैकर, वन मोर थिंग, द एक्सेस टैकर गोइंग टू बी 7 days डेटा, मतलब 1 week डेटा बी देयर। तो सेम थिंग इन द OnGuard agent going to install in the particular machines. So I am collecting the log. See, one log is option, send log is there. Okay, send log option is there. So last 1 week log will be there in the OnGuard agent also, in this system also. Same 1 week data be there only OnGuard. Same 1 week. Okay, we can collect the data from the last 1 week data only in from the endpoints. मतलब 6 एक्सेस टैकर में हम लोग 4 दिन का डेटा देख सकते हैं। सेम एक एंड पॉइंट का लॉग हम लोग 7 दिन के अलावा नहीं ले सकते, सिर्फ 7 दिन तक ही लॉग उसके पास होता है। आफ्टर 7 days दे आर ऑटोमेटिकली क्लीन अप। Only 7 days data be there in the OnGuard agent on the systems. Same as it is for the access tracker. OnGuard agent could be there only OnGuard data in the log last 7 days only. It's clear? दीपक किधर गए? यस सर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, जब ये ना इनसाइड अगर इनेबल नहीं करेंगे तो 7 days का रिपोर्ट करेंगे। हाँ बराबर। OnGuard जो OnGuard एजेंट मशीन भी इंस्टॉल होता है ना OnGuard एजेंट, उसका भी 7 दिन का ही डेटा OnGuard एजेंट का हम लोग देख सकते हैं। 7 दिन ज़्यादा देख नहीं सकते। अगर मुझे इस एग्जांपल में बताया कि आपका सिस्टम 10 दिन पहले कुछ हैम्पर हुआ था, ठीक है, तो मुझे अभी समझो कि आपको कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लॉग कलेक्ट करना है आपका एंड पॉइंट का, मतलब सिस्टम का लॉग कलेक्ट करना है, तो मैं सिर्फ 7 दिन का ही लॉग चेक कर सकता हूँ आपके सिस्टम में क्या हुआ था। 7 दिन के बाद लॉग मैं चेक नहीं कर सकता आपके सिस्टम में क्या हुआ था। गॉट इट? क्लियर ना? तो OnGuard activity means they when going to install any type of OnGuard agent from any machine, so they are going to be able to see the OnGuard agent from OnGuard setting only. All number of system, all endpoint should be coming to over here, communicate with the OnGuard activity. And the live or the green mark, if the system is offline, that is a red mark. Okay, this is for you can able to see the antivirus is not there, analysis is a quarantine, you can able to see over here. Okay, attribute value, posture value, you can able to show here also OnGuard activity. So when going to install the OnGuard agent, that machine should be coming to over here in the OnGuard activity tabs. These are the analysis and trending. Analysis trending means they are going to that means the chat to the
particular times and particular what is the time of the what is the toggle chat means number of requests, the Takas requests or all requests wherever we can able to see the traffic value, what is the date and what is the traffic we can able to show here. These are the toggle chat with the help of toggle chat. There are graphical हाँ HTTP 443 यस HTTP 443 पे काम करता है, 443 पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है ऑन कार्ड एजेंट, ठीक है. So you can able to see the request going to with the format of the chat format. System monitoring, that means the use of the number of CPU utilization, memory utilization, network utilization. You can able to see the here from the type of the number of selected process, DB or guest extension, type of the filters we can select, and the output you can able to see the number of typical graphical interface. These are the chat where the CPU utilized, what is the CPU utilized, you can able to see from the system and monitoring. Endpoint profile is for the we are going to endpoint, how many endpoint be configure or not configure, any type of endpoint should be coming to over here. That condition profiling they automatically selected means you have the 10,000 endpoints, you can direct going to data directly fetch from here the 10,000 endpoint directly from here, no need to add over here, directly fetching the data. These are the SNMP purpose, scanning the auto scan for the with the help of SNMP for SNMP purpose, discovery from the SNMP. Router switches only for devices, not for the endpoints. SNMP used for the only for devices, not for the endpoint. Discover devices. एंडपॉइंट प्रोफाइल में जितने भी आपके सिस्टम आपके पास है, जैसे विंडोज है या मैक ओएस है, सब एंडपॉइंट प्रोफाइल में आ जाएंगे. विंडोज जो भी प्रोफाइल, जैसे वो मैक ओएस हो या कोई भी हो, सब इसके अंदर आ जाएंगे. एंडपॉइंट प्रोफाइल के अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा. आपके पास 10,000 पीसी है, एक स्मार्टफोन है, ये सब आपको इसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वो. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिट व्यूअर, इवेंट व्यूअर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऑडिट व्यूअर इसमें दो चीज़ आपको मॉनिटरिंग में याद रखने और काम करने का चीज़ है, एक एक्सेस ट्रैकर, सेकंड है ऑडिट व्यूअर और थर्ड है इवेंट व्यूअर. ये तीन टैब आपके लिए हमेशा यूज होगी आपके जब तक आप क्लियर पास में काम करते हो. ये तीन टैब पे आपको काम करना है. पहला है एक एक्सेस ट्रैकर, दूसरा है ऑडिट व्यूअर, तीसरा है इवेंट व्यूअर. एक्सेस ट्रैकर में आप लॉग ट्रबल शूटिंग करते हो, लॉग चेक कर सकते हो. ऑडिट व्यूअर में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप चेंजेस करते हो पॉलिसी के अंदर वो सारा ऑडिट व्यूअर में आता है. जो भी पॉलिसी में आप चेंज करते हो, जिसने भी चेंज किया वो सब आपको इसमें दिखाई देगा, जो दिखेगा ऑडिट व्यूअर के अंदर. When going to change any policy, anything and change on the ClearPass, they are going to check it in audit viewer only. Audit viewer for analyze and auditing for the any type of changes or modification. Event viewer is the any type of alerts, any type of error coming to the event for the particular endpoints, not for the ClearPass. Any event viewer, event means going to any type of event going to happen in your systems or any endpoints, that event coming to the over here. Okay, an event we are going to any type of happening in the ClearPass, modification, cluster update, patch update, that also event coming to my event viewer only. Means anything, any change related, any alert like any modification, upgrade or any patches or endpoint requests, all alerts going to event viewer only. Okay, we can select the event multiple server, we can able to select the servers and check the error, which error with alert going to come over here. I have the only one server, so the only one server going to be able to see. I have the multiple server, you can able to the multiple server, you can select the server and check the alerts. Error. Data filter is the by default certificate that all requests should be this by default template is not going to configure the template. Is the by default template going to able to see for using the all attributes, endpoint attributes, all attributes going to healthy requests, they are going to by default value be there only. If you need to configure the some other requests, we can should be configure the values, attribute rules. Okay, but requirement if we require that only configure. If you not require, don't need to configure. Deny user list, we can able to deny normally, you can not able to access the user from a ClearPass, so that is the deny user list. That's used for the denying purpose, deny access rule. Okay,
per particular Mac base. And this monitoring is completed. These are the cluster for the change the any type of the your when going to log in your page where ClearPass, that time able to see the company logo. You should be configure over here. You need to change the company logo. You can able to see the company logo here. You upload the logo. And sir, what is there in the bottom, like click to edit bottom section, copyright, bottom, so yeah, what is it, click to The copyright the syntax this and edit some word like this is for security, like any type of wording. okay, This is the got it. ClearPass, like that you can for testing you can word anything. Okay, so now I'm going to log out the servers. So Cisco is coming. Okay, so we need to change the any logo should be configure over here, change the logo. So then admin privilege, we can configure the admin privilege. That admin privilege means it should be configured with the local DB admin, super admin. There are types of accounts. Super admin, read only, read write. We can configure and give the access for the as per the requirement. So it should be configure the admin privilege from the ClearPass able to login. They are the account setting for the configure the account policy. If the account policy for the some 90 days password should be changed, complexity be there. So some rules should be configured. Expiry days, when going to expire the accounts, disallow characters. These are the characters should be configure the policy. This condition should be configured so that when going to configure any type of users, that condition require the password should be as per your condition, as per your account setting policy. Okay, like that we should be configure the condition over here. Privilege, this is a privilege. Well, by default privilege will be there, read only, read write, help desk and API administrator. If we not require some other privilege, we should be configure the some other users privilege value. So I will give the example about the super admin. Super admin is the full access user. They are going to able to access the read write access and delete access. So they are super admin the full write access for the super admin. Receptionist only for they can able to see the monitoring only, not going to any change in this receptionist, only for you can able to see the log only. Other option is there is the read only. Read only administrator, you can able to see all the policy, all the tabs, but they are not going to anything change in the any tabs, only able to see the screen, that's it. All policy, all logs, all tabs in read only. Okay, other option is the help desk. Help desk you can able to see the monitoring purpose, only for able to see the monitoring the log, troubleshoot the log and add the Mac whitelisting features be there on the help desk. Mac whitelisting. Okay, they are going to Mac whitelist from the guest portal. These are the type of the admin privilege. सर्वर कॉन्फ़िगर और दिस, ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? ये ऑलरेडी एक्सप्लेन बहुत रहा है, बहुत बड़ा ये है. ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? हेलो, ये सब आपको एक्सप्लेन की जरूरत है? अभी तो हो गया सब कुछ, ये सब हो गया. ये सुरेश को मैं 1-to-1 में एक बार बता दूंगा, एक दिन आके 2-3 में 2 क्लास में 2 क्लास में हम लोग ले लेंगे. तो ये जितना बात है, बाकी हम लोग कभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले जो मेन चीज़ है वो कॉन्फ़िगरेशन है. जो हमारी ClearPass की जान है, ClearPass वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क फॉर दी कॉन्फ़िगरेशन. दिस आर सर्विसेज, posture policy, enforcement policy. These are the very important feature about the working at ClearPass policy. How to work the ClearPass policy, how to service work, which policy you are going to work. These are all the parameters should be mandatory for understand and configure the policy as per the Aruba recommendation. अभी तक किसी को डाउट है? एनी डाउट, एनी कंसर्न्स, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन. हेलो, वो मेरे लेक्चर है ना, लेक्चर देखो ना, रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है और क्या. रिकॉर्डिंग इतना कोई देता नहीं, मैं आपको इतना रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ. यस,
दीपक कुछ बोल रहे थे? गोविंद, नहीं सर बोलने का अच्छा गोविंद, गोविंद आप वो अरे भाई वो गोविंद, गोविंद गोविंद किधर है? हेलो गोविंद, तो गोविंद है नहीं क्या?